यस, इफ वॉइस इज ऑडिबल एक बार आप चैट बॉक्स में रिस्पॉन्स करना। ओके ओके ना, चलो कुछ मतलब इसमें से बोला था आपको होमवर्क में करने के लिए, नहीं बोला था ना? ओके, कुछ था ही नहीं। सो नेक्स्ट जो है ना दैट इज वी हैव कंप्लीटेड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सिंपल कैश फ्लो कि अगर सिंपल कैश फ्लो है तो उसका पीवी कैसे होगा, इन अ सेम मैनर उसका एफवी कैसे होगा, फ्यूचर वैल्यू, दैट वी हैव कंप्लीटेड, राइट? जो नेक्स्ट है दैट इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी एंड परपेचुइटी। ठीक है, बिफोर दैट दो रूल है जो आपको आने चाहिए बेस्ड ऑन, कभी कभी एमसीक्यू पूछते हैं। जैसे मैं आपको ये सिंपल बोलूं कि आप जो फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करते हो, लाइक सपोज एज ऑन टुडे एट टी इज इक्वल टू 0 आपके पास 10,000 रुपीज है, राइट? एट टी इज इक्वल टू 0 वी हैव अ 10,000 रुपीज और आपको फ्यूचर वैल्यू निकालना है। लेट्स एज्यूम कि कोई ऐसा है जो कल नहीं था आज है, तो थोड़ा प्रॉब्लम पड़ेगा, बट फिर भी जो भी समझ आए, अदरवाइज ये वापस चलेगा जब अपना न्यू सिलेबस वाला बैच स्टार्ट होगा ना, इन दैट यू कैन सिट। ठीक है, तो ये 10,000 रुपीज स्टैंडिंग एट टी इज इक्वल टू 0। अगर आपको कंपाउंड करना हो, जो फ्यूचर वैल्यू निकालना है, तो टी इज इक्वल टू 1 पे लेट्स एज्यूम योर इंटरेस्ट रेट इज 10%, तो एक साल आगे भेजोगे तो वैल्यू बढ़ जाएगा ना। व्हाट विल बी द फ्यूचर वैल्यू? 11,000। वरना तो आप लगाओ फॉर्मूला एफ पी इज इक्वल टू, ठीक है, एफ पी इज इक्वल टू पी वी 1 प्लस आई रेस टू एन, जो कल ये फॉर्मूला हमने इंट्रोड्यूस करा था, राइट? सो कितना था, 10,000 रुपए प्लस 1.10 रेस टू 1, एक साल आगे भेजना है तो 1.10 रेस टू 1, सो इवेंचुअली 10,000 इंटू 1.1 कितना हुआ ये? 11,000। ठीक है, 11,000 है। अगर आप इसको 2 साल आगे भेजते तो मान लो टी इज इक्वल टू 2 पे निकाले तो इसका आंसर ऑब्वियसली 11,000 से ज्यादा ही होगा ना। मतलब आप करो एफ वी इज इक्वल टू पी वी 1 प्लस आई रेस टू एन, सो 10,000 इंटू 1 प्लस आई रेस टू 2। ओके, तो 10,000 ये आया 1.10 रेस टू 2, दैट इज 1.21 आई थिंक। ओके, 10,000 इंटू 1.21, सो दैट इज 12,001। परफेक्ट है, ये क्लियर है। सो आपको ये समझ आ रहा है कि जैसे जैसे आप आगे भेजोगे इसका वैल्यू इंक्रीज होता जाएगा ना। 10,000 था, 11 हुआ, 12,100। इफ यू गो फॉर अ थर्ड ईयर कंपाउंडिंग दैट वैल्यू विल आल्सो इंक्रीज, 12,100 से भी ज्यादा होगा। क्या ऐसा हो सकता है कि कुछ सालों के बाद ये वैल्यू डबल हो जाए, 10,000 की जगह 20,000 20,000 को भी क्रॉस कर ले? पॉसिबल है ना। आप जितने साल आगे भेजोगे उतना वैल्यू बढ़ता जाएगा। सो ये कितने साल में डबल होगा, वो एफडी वाला सिस्टम, हाँ, कि भाई हमने पैसे लगाया कितने साल में डबल होगा। इफ यू वांट टू कैलकुलेट दैट एज सच, बड़े सम में ये नहीं पूछा जाता है कि ये पैसा कितने साल में डबल होगा, बट एमसीक्यू फॉर्म में ये लोग पूछते हैं। सपोज आई एम एज ऑफ नाउ एज एट टी इज इक्वल टू 0 वी हैव अ 20,000 रुपीज एंड द इंटरेस्ट रेट दैट वी आर गेटिंग फ्रॉम द बैंक इज 12%। एंड वो लोग ये पूछते हैं कैलकुलेट इन हाउ मेनी इयर्स योर अमाउंट विल बी डबल, कितने साल में डबल होगा। सो कितने साल में डबल होगा ना, उसका एक आंसर है कि चल करके देखते हैं। जैसे ये 10,000 से आपने स्टार्ट करा तो पहले साल 11 हुआ, फिर 12,100 हुआ, आप तीसरा साल देखो, चौथा साल देखो, इसका एक प्रिसाइज आंसर तो ऐसे ही आएगा कि चल करके देखते हैं, राइट? एक रूल है जो एक लमसम आंसर देता है। लमसम मींस इट इज 95 98% एक्यूरेट। और वो रूल क्या कहता है, ध्यान देना,
उसको कहते हैं रूल 72। क्या कहते हैं? रूल ऑफ 72। इट सेज दैट if you want to calculate the number of years required to double your today's money, आज का जो पैसा उसको डबल करने के लिए कितना साल लगेगा, if you want to calculate straight away, तो रूल 72 आप यूज कर सकते हो। एंड रूल 72 says that, उसका रूल ये है, देखो, the time required to make your amount double equal to 72 divided by I. 72 divided by I. I means what? That is your interest rate, जो पर एनम रहता है। तो अगर आपका इंटरेस्ट रेट 10% है, तो 72 डिवाइडेड बाय 10, यू कैन कीप 10 एज इट इज, पॉइंट 10 रखने की जरूरत नहीं है। तो 72 डिवाइडेड बाय 10, 7.2 इयर्स में आपका पैसा क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। ये अप्रोक्सीमेट आंसर है। अप्रोक्सीमेट मतलब 95-98% एक्यूरेट है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो आप एक बार करके देखना। यहाँ पे ये जो t इज इक्वल टू 0, अपने भी 10% लिया हुआ है ना, t इज इक्वल टू 0 पे आपका वैल्यू कितना है? 10,000। ओके, सो i इज इक्वल टू 10% है। आप फ्यूचर वैल्यू निकालो ना, दो वैल्यू निकालना। फ्यूचर वैल्यू एट t इज इक्वल टू 7 निकालो, मतलब 7वें साल के एंड में क्या होगा? तो फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू pv 1 प्लस i रेज टू n। सो pv इंटू 1 प्लस i मतलब 1.10 ना, 1.10 रेज टू 7, 7 साल का बोल रहा हूं मैं। सो 10,000, 10,000 इंटू, बोलो ना 7 साल का फैक्टर बोलो, 1.94। आप लोग करना, कोई ऐसे जो बाकी लोग कर रहे हैं तो बोले अपने नहीं करेंगे, वो प्रॉब्लम पड़ेगा आपको। ठीक है, आप एक बार करो। ये कितना आ रहा है? 19,487। 19,487। सो 7 साल में डबल हुआ क्या? नहीं हुआ ना, मतलब थोड़ा बाकी रह गया। समझ में रहा है? क्यों बाकी रहा? बिकॉज आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 है और ये कहता है कि आंसर 7.2 है। अगर 7 साल और समथिंग 7.2 ईयर्स, अब अगर 8 ईयर का कैलकुलेट करूंगा ना, तो आंसर विल बी मोर देन डबल। ठीक है, आप 8 साल का निकालो एक बार। FP इज इक्वल टू PV 1 प्लस I रेज टू n। योर PV इज 10,000 एंड अगेन 1.10 रेज टू 8 करो। सो फैक्टर 1.10 रेज टू 8 का बताओ। 2.1435। सो 21,435 आया। क्लियर है ये? सो देखो ध्यान से, सी अगेन अपने इसको एक्यूरेटली निकाल नहीं रहे कि 7.2 दिखा हो, तो वो अभी नहीं दिखा पाएंगे। इवेंचुअली वी कैन सी दैट कि ये 7.2 पे ही है, बट अभी आप समझो ध्यान से, 7 साल से ज्यादा और 8 साल से कम है। समझ में आ रहा है? सो एग्जैक्टली आंसर 7 और 8 के बीच में होगा। और अगर लमसम एक आंसर चाहिए तो वो 7.2 ईयर्स है। वो कहां से लाया? रूल 72 कैन से दैट कि आपका कितने साल में पैसा डबल होगा। सो अगर आपको कोई पूछे अभी कि आपका FD का इंटरेस्ट रेट 7 है, तो कितने साल में पैसा डबल होगा, तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, 72 डिवाइडेड बाय रेट बोलो। ठीक है, 72 डिवाइडेड बाय रेट इज व्हाट? 7। सो कितने? 10 पॉइंट समथिंग ईयर है ना। तो अगर FD वाले 7% रिटर्न देते हैं, विच इज अ ह्यूज नंबर, तो आपका 10 साल में पैसा डबल होगा। ठीक है, FD में अगर आप पैसा लगाओगे, इट विल टेक मोर देन 10 ईयर्स टू मेक डबल अमाउंट। ठीक है, और होता है ना कंपाउंडिंग का मैजिक क्या है, तो आप 7 की जगह 12 कमाओ, 5% ज्यादा कमाओ, तो करो ना 72 डिवाइडेड बाय 12, 6 साल में डबल हो जाएगा। ठीक है, विद इन 6 ईयर। और एक्चुअली है ना, पहली साइकिल अगर 6 साल में घूमेगी ना, तो आप समझो ध्यान से, 6 साल में डबल हो गए, तो और 6 साल में कितने हो जाएंगे? 4 टाइम्स। आप 1 लाख रुपए आज इन्वेस्ट कर रहे हो एंड सपोज you are getting 12% return from the equity market and 12% is a normal return from market, एकदम नॉर्मल है इन लॉन्ग रन। ठीक है, आप आंख बंद करके लगा दो, स्टिल यू विल गेट 12%, मतलब इसमें दिमाग ही नहीं लगाना है। ऐसा है, आप सपोज यू हैव 1 लाख रुपीज और आपने ऐसे जो भी 5,000 कंपनियां है, उसमें से ब्लू चिप कंपनी निकाली साइड में, और आपने आंख बंद करके हाथ लगाया कि 10 कंपनी में लगा दो, आई कैन गारंटी यू विल गेट 12% रिटर्न। ठीक है, 12% बहुत ही नॉर्मल है। तो सपोज यू आर अर्निंग 12% एंड FD विल प्रोवाइड यू 6 और 6.5 मिलता है FD में, आप पूछना, अनलेस एंड अदरवाइज यू आर अ सीनियर सिटीजन, देन यू विल गेट 7। ठीक है, अदरवाइज 6 मिलता है। तो सपोज 6 लगा रहे हो आप 6 रुपए में, 6% में, तो आपके पैसे डबल होने में कितना टाइम लगेगा? 12 साल। 72 डिवाइडेड बाय 6। इन सेम मैनर अगर आप स्टॉक मार्केट में जाके 12% भी कमाओगे, तो 6 साल में पैसा डबल होता है।
मैं बोलता हूँ इसका इम्पैक्ट जब 20-30 साल हो जाते हैं ना तो बहुत ज्यादा दिखता है। बिकॉज सपोज आपके पास 1 लाख है, एफडी में लगाया तो 12 साल के बाद डबल होगा, 2 लाख होंगे। अगर आप इक्विटी स्टॉक में लगाते हो तो वो 4 लाख हो जाएंगे, समझो 6 साल बाद ही 2 लाख और 6 साल बाद वापिस से डबल, दैट इज व्हाट 4 लाख। और इमेजिन द सिचुएशन आफ्टर 24 ईयर्स, अब 24 ईयर्स में वो 4 साइकिल रोटेट हो जाएगी। समझ में आ रहा है? सपोज आपने t इज इक्वल टू 0 पे, t इज इक्वल टू 0 पे आपके पास 1 लाख रुपए है एंड यू हैव इन्वेस्टेड इन एफडी, तो ये आपको 12 साल में क्या करके देगा? डबल, 2 लाख। और 24 ईयर्स में ये क्या करके देगा आपको? 4 लाख। ऐसा ही होगा ना, 2 बार साइकिल रोटेट हुई। इक्विटी स्टॉक में क्या होगा? इक्विटी में 4 बार साइकिल रोटेट हो जाएगी। ये 0 है, 6 पे क्या हो जाएगा? 2 लाख, और 12 पे क्या हो जाएगा? 4 लाख। और इंटरेस्टिंग अब है 18 पे 8 लाख और 24 पे 16 लाख। सो ये मैजिक है, मतलब वो कंपाउंडिंग का। लोग बोलते हैं ना वेल्थ में, लॉन्ग टर्म में वेल्थ बनता है, क्योंकि होता क्या है कि मान लो आप एफडी में 6-7 कमा रहे हो और स्टॉक मार्केट में 12-15 कमा रहे हो, तो 6-7 वर्सेस 12-15 2-4 साल में कुछ फर्क नहीं पड़ता है। बट जब लॉन्ग टर्म में जाता है तो मल्टीपल टाइम कंपाउंडिंग होता है ना, फिर आपको इम्पैक्ट दिखेगा। अभी और 2 साइकिल घुमा दो आप आगे, तो इसका इम्पैक्ट और एम्पलीफाई हो जाएगा। जैसे आप 36 तक पहुंचो, 36 तक, तो ये क्या हो जाए? 8 लाख, 4 का 8 होगा ना। अब ये क्या हो जाएगा? 30 पे 32 लाख एंड 36 पे, अब ज्यादा फील आएगा, देखो 8 लाख वर्सेस 64 लाख। क्लियर है? और मैंने जो नंबर्स लिए ना, सी मैं मॉडरेट नंबर लिए इन टर्म्स ऑफ इक्विटी रिटर्न। बाकी आप है ना अच्छे म्यूचुअल फंड में भी लगाते हो तो जनरली 15% रिटर्न आता है, 12 नहीं 15 इज अ नॉर्मल रिटर्न इन अ म्यूचुअल फंड। मान लो आपका वर्स्ट परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड है, स्टिल यू विल जनरेट 12%, वर्स्ट परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड। ठीक है? सो ये रूल 72 किसके लिए? अगर आपको कोई इवैल्यूएट करना हो ना, स्पॉन्टेनियस इवैल्यूएशन, एक होता है प्रिसाइज इवैल्यूएशन, होता है ना कि भाई ये 7.2 जो आंसर आएगा ना, सपोज योर इंटरेस्ट रेट इज 10, तो 7.2 years इज रिक्वायर्ड टू मेक योर अमाउंट डबल, इट इज अ लमसम आंसर। ठीक है? इसका प्रिसाइज आंसर शायद 7.3 हो या 7.15 हो, बट उसमें ज्यादा फर्क नहीं होगा, 95-98% एक्यूरेसी के साथ आप आंसर निकाल पाओगे। ठीक है? तो वो क्या है? स्पॉन्टेनियस आंसर है, तो आपको पता होना चाहिए। ये एमसीक्यू में 1 मार्कर एमसीक्यू में पूछते हैं कभी कभी, इफ योर इंटरेस्ट रेट इज 6, कैलकुलेट हाउ मेनी इयर्स इज रिक्वायर्ड टू मेक योर इन्वेस्टमेंट डबल। तो 72 डिवाइडेड बाय योर इंटरेस्ट रेट। समझ में आ रहा है? ये तो एक सिर्फ जस्ट डिस्कस कर रहा था कि रूल 72 इस तरीके से है। आई होप इसमें कुछ प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है, तो सिंपल ही है ना, 72 डिवाइडेड बाय आई, इतने साल में आपका डबल होगा। एक दूसरा रूल है, दैट इज कॉल्ड रूल 69। अब है ना, ये पहले बना रूल, क्लियर? ये रूल पहले बना, उसके बाद रूल 69 बना है। कोई ये आर्ग्यूमेंट कर सकता है कि सर क्यों बना है रूल? मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि अगर आपके पास डेटा आया एंड यू वांट टू इवैल्यूएट स्पॉन्टेनियसली, कि फटाफट, एक होता है इसका लॉन्ग टर्म सिस्टमैटिक कैलकुलेशन जो आगे जाके आएगा, ठीक है, कि हम लोग प्रिसाइसली बता पाएंगे कि कितने टाइम में हमारा पैसा डबल हो रहा है, बट उसके लिए आपको कैलसी लेना पड़ेगा या थोड़ा टाइम लगेगा। ये स्पॉन्टेनियस आंसर है। वो बोले इंटरेस्ट रेट इज 9 और 8, तो मैं स्पॉन्टेनियसली बोल सकता हूँ 72 डिवाइडेड बाय 9, इतने साल लगेंगे। ठीक है? 72 रूल है, उसके बाद एक और रूल आया। मैंने क्या बोला? 72 इज द एग्जैक्ट आंसर और अप्रोक्सीमेट आंसर, अप्रोक्सीमेट आंसर। सो उसमें थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होगा ना, जैसे 7.2 आंसर आया तो 7.3 भी हो सकता है रियल में। अब 69 रूल उससे थोड़ा एक्यूरेट है, ज्यादा एक्यूरेट है। क्लियर है? अगेन ये 100% एक्यूरेट नहीं है, अगर वो 72 95% है तो ये 98 है। तो 69 रूल क्या कहता है? अगेन वही आंसर वही है, हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू डबल योर इन्वेस्टमेंट, सपोज योर रेट इज 10%। तो रूल 69 सेज दैट कि 0.35 ईयर्स पहले लगा दो, फिर है 69 डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट। मतलब क्या हुआ कि 0.35 प्लस 69 डिवाइडेड बाय योर इंटरेस्ट रेट इज व्हाट? 10। तो 0.35 प्लस ये 6.9 होगा, 6.9 होगा ना, तो आंसर आया 7.25। रूल 72 में क्या था? 72 अपॉन 10, तो वो क्या कह रहा था? 7.2। ये क्या कह रहा है? 7.25। मैं वापस से बोल रहा हूँ, दोनों अप्रोक्सीमेशन है, बट ये वाला है ना ज्यादा
नियर होगा मेन आंसर से, ठीक है। तो दोनों रूल यूज होते हैं जस्ट टू इवेल्युएट एनी प्रपोजल, ठीक है, स्पॉन्टेनियस इवेल्युएशन ऑफ एनी प्रपोजल। बहुत रेयर पूछते हैं एग्जाम में, बट कभी कभी उनका मन हुआ, सो दे कैन आस्क सम बेस्ड ऑन दैट टू रूल 72 एंड 69। क्लियर है? सो क्या कंक्लूड करें अपने यहाँ पे, सी रूल 72 एक क्या कह रहा था, रूल 72 का फॉर्मूला है 72 अपॉन आई, एंड रूल 69 का क्या फॉर्मूला है 0.35 प्लस 69 अपॉन। क्लियर? एक बार लिख लो कहीं पे, बाकी इतना रिक्वायर्ड नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है ये। हाँ, बताता हूँ अब लिख। सेवेंटी टू कहाँ से लाया तो 69 कहाँ से लाया, वो भी एक क्वेश्चन ही है ना, मैं बता दूं, लिख कर। 72 भी पहले बना, उसके बाद 69 आया, मतलब दोनों चलते हैं, ऐसा है। एक्यूरेट मतलब ऐसा क्या है, ये इसका यूज क्या है कि आपको स्पॉन्टेनियस इवैल्यूएशन करना हो, तो स्पॉन्टेनियस में तेरे को एक्यूरेट तो करना नहीं है, एक लमसम आइडिया चाहिए, तो लमसम आइडिया के लिए दो रूल है। ये कुछ है नहीं यार, किसी ने बैठ के बनाया है कि आपको इतना मेहनत नहीं करना पड़े, मैं आपको रूल बना के देता हूँ। चलो एक बार लिखो, मैं बताता हूँ। चलो चलो, इसका ये कहाँ से लाए वो सुन लो ध्यान से। एक्चुअली है ना, ये ऑड सा क्वेश्चन है, तो आंसर भी ऑड सा ही होगा। आपको बहुत बार पता है वो सोशल मीडिया में गेम्स आती है छोटी छोटी, कि आप नंबर इमेजिन करो, उसको डबल करो, ऐसा देखा है कहीं पे, फिर उसको इससे डिवाइड करो। अब है ना, वो है कि आप समझो ध्यान से, इससे डिवाइड करो बोले 3 से डिवाइड करो, तो 3 कहाँ से लाए, तो उसका एक सिस्टम उन्होंने पहले कैलकुलेट करा होगा, और उसके बाद वो बता रहे कि ये करो। इन सेम मैनर यहाँ पे क्या है, सी आप देखो 7, आपको ये समझ आ रहा है ना कि जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे नंबर ऑफ इयर्स रिक्वायर्ड टू डबल योर इन्वेस्टमेंट वो रिड्यूस हो जाएंगे। समझ में आ रहा है? तो देखो 72 डिवाइडेड बाय 10 करे अगर अपने, तो 7.2 आंसर आएगा। 72 डिवाइडेड बाय 12 करे तो आंसर क्या आएगा 6। तो उसने क्या किया है कि बैठ के एक बार कैलकुलेट करा है कि ऐसा कौन सा नंबर है जो इस तरीके का कुछ रिजल्ट प्रोवाइड करके देगा। उसने ट्रायल पहले 60 से करा होगा, 65 से करा होगा, 67 से करा होगा, अल्टीमेटली 72 इज द नंबर जहां पे ये रीच आउट हुए कि 72 से मैक्सिमम एक्यूरेसी आता है। ठीक है, 72 डिवाइडेड बाय आई करते हैं ना, तो विल गेट आंसर विच इज मोर एक्यूरेट। तो उसने ये रूल बनाया 72। कोई भी रूल जो बनता है ना, वो ट्रायल एंड एरर का आउटकम है। ठीक है, उसने बैठ के ट्रायल एंड एरर करा होगा। इन अ सेम मैनर फिर किसी का ये ब्रेन चला कि ये अप्रोक्सीमेट है, चलो इसको और फाइन ट्यून करते हैं, तो उसने 69 वाला रूल बनाया। फिर आप बोलो 0.35 कहाँ से लाए, तो ट्रायल एंड एरर का आउटकम है कि 0.35 रखने पे आई विल गेट अ बेटर आंसर। समझ आ रहा है? सो ना, वैसे ही हैबिट अच्छा ही है कि कहाँ से आया, पर थोड़ा प्रोसेस करना चाहिए अपने को कि भाई अपने क्या पूछ रहे हैं। ठीक है, बहुत बार ऐसा होगा कि ये एक फॉर्मूला बनाया है जिसने, ये एक्चुअली फॉर्मूला भी नहीं है, आप समझो ध्यान से। अगर अपने फॉर्मूला होता है ना, तो मोर और लेस विल प्रोवाइड द जस्टिफिकेशन ऑफ दैट कि कहाँ से आया। ठीक है, बट ये फॉर्मूला में नहीं, एक रूल है।
ठीक है, और रूल में उन्होंने ट्रायल एंड एरर से ही आया हुआ। आई होप यू आर गेटिंग द आंसर कि ये कहाँ से आया है। बाकी आप बैठ के बनाओगे तो कुछ और भी बन जाएगा। मैं रियल बोल रहा हूँ, आपको लग रहा है आप बैठ के बनाओ, आप 70/I प्लस समथिंग कुछ करके लेके आओगे, ठीक है, हो सकता है एक्यूरेट, ऐसा कुछ है नहीं, बट ये दोनों रूल प्रूवन है। और अगेन मैंने पहले जैसे बोला कि वो 1 मार्कर एमसीक्यू में कभी कभी पूछा है, बहुत रेयर पूछा है बट पूछा है, और ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी का पार्ट है, राइट। इसका यूज मैंने जैसे पहले बोला कि कोई आके मेरे को ऑफर कर रहा है कि यू विल गेट 12% रिटर्न, तो बहुत सारे लोगों को है ना वो 12% रिटर्न से सेट नहीं होता है, पैसा कितने टाइम में डबल होगा वो बताओ। तो एक लमसम कैलकुलेशन इससे प्रोवाइड होता है, दैट इज द एप्लीकेशन ऑफ दिस, ठीक है। इसका पूरे के पूरे करिकुलम में कहीं काम नहीं आने वाला है, कोई भी सब्जेक्ट मतलब पूरे इवैल्यूएशन में काम नहीं आएगा, ये 1 मार्कर एमसीक्यू में ही काम आएगा, ठीक है। मैं सब नहीं करवा रहा हूँ इसका, आई होप ये क्लियर है एकदम ही। ओके चलो नेक्स्ट देखना आप लोग। एक है ना एन्यूटी है, आपको सिंगल कैश फ्लो आ गया, ठीक है, सिंगल कैश फ्लो का पीवी करना और सिंगल कैश फ्लो का एफवी करना। सिंगल कैश फ्लो में मल्टीपल भी हो सकता है, मैं आपको ये बोलूं, चलो एक एग्जांपल करते हैं, देन विल स्टार्ट विद द एन्यूटी। एग्जांपल लिखना आप, कैलकुलेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फॉलोइंग कैश फ्लो। ओके, कैलकुलेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फॉलोइंग कैश फ्लो। प्रेजेंट वैल्यू का मतलब यू हैव टू कैलकुलेट वैल्यू एट 0, अपने उसमें मेंशन नहीं करना पड़ेगा कि 0 पे लाओ, ऑब्वियसली 0 पे लाना है, क्लियर है। ओके अब इसमें आपको क्या था, जनरली लास्ट क्लास अपने क्या कर रहे थे, मान लो 8 लाख 10 लाख 15 लाख है, एक सर्टन पॉइंट ऑफ टाइम पे यू हैव टू ब्रिंग दैट एट 0, तो आप एक साथ वो अमाउंट 0 पे ला रहे थे। अब है ना मैं बोल रहा हूँ कि मल्टीपल कैश फ्लो है, लाइक मैं एक टाइमलाइन ड्रॉ करता हूँ, देखो आपको सारा वैल्यू कहाँ निकालना है, 0 पे निकालना है। अब है ना आपके पास वैल्यू क्या है, तो सेकंड पे 5 लाख रुपए है, सेकंड ईयर पे आपके 5 लाख है, थर्ड फोर्थ फिफ्थ और फिफ्थ ईयर पे 7 लाख है, और आपका जो डिस्काउंटिंग रेट है या जो इंटरेस्ट रेट है वो है 10%। और आपको क्या करना है, यू हैव टू कैलकुलेट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल कैश फ्लो, ऑल मतलब दो ही है यहाँ पे, तो ये कुछ नया थोड़ी हुआ, ये तो क्या हुआ, 2 बार सम करना पड़ेगा, वो हो गया ना कि 5 लाख को 0 पे लाओ और 7 लाख को भी 0 पे लाओ, क्लियर है। सो ये मल्टीपल कैश फ्लो का पीवी हुआ, मल्टीपल, ये मैंने 2 रखे, 4-5 भी हो सकते हैं, बट उसमें नया कुछ डिस्कशन नहीं है, आपको क्या करना है, सिंपल पीवी करके लेके आना है। तो इसका पीवी करना हो, ध्यान देना, तो प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू 1 + i⁻n। अब 2 बार लिखना पड़ेगा ऐसा, क्योंकि 2 कैश फ्लो है ना, 1 + i⁻n। सो पहला क्या है आपका 5 लाख, ओके 5 लाख में 1.10⁻² इज फाइन, पहले तो 2 साल पे ही है। सेकंड इज 7 लाख, देन 1.10⁻5, क्लियर है ना ये। चलो आप दोनों का वैल्यू निकालो फटाफट। 4,13,223 एंड सेकंड वन इज, आप कैलसी से करना, टाइम पास नहीं, कैलसी से जो अपने कर रहे हैं ना फटाफट, इज इक्वल वाला 4,34,645। तो ऐड दिस टू, दोनों को ऐड कर दो, 868, ओके दैट इज द वैल्यू, राइट, ये आपका वैल्यू आ गया। ये क्या हुआ, मल्टीपल कैश फ्लो, 2 4 5 जो भी हो सबका पीवी करके आप 0 पे ला दो। इसका आपका कल ना अपने ये बात कर रहे थे दैट टाइम वैल्यू ऑफ मनी इज यूजफुल फॉर अ वैल्यूएशन, मैंने एक लाइन बोला होगा, वैल्यूएशन मींस किसी का भी वैल्यूएशन, राइट, मतलब कोई कंपनी का वैल्यू करना हो,
सी वैल्यूएशन कैसे होता है आप ध्यान से देखना। तो वैल्यूएशन बहुत सारे तरीके से होता है, बट वो सब तरीके में एक जो अंडरलाइंग मैसेज है ना वो ये है, सपोज एक इंडिविजुअल का भी, जनरली आपने ये एग्जांपल दिया होगा कभी कि आप टर्म इंश्योरेंस करवाते हो। टर्म इंश्योरेंस वर्ड पता है? इंडिविजुअल का टर्म इंश्योरेंस होता है, नॉर्मल इंश्योरेंस है और एक टर्म इंश्योरेंस है, लाइफ इंश्योरेंस बोलते हैं जिसको। क्या होता है वो? यहाँ तक इतने टाइम तक भी हो गया। डेथ के बाद जो पेमेंट होता है वो तो लाइफ इंश्योरेंस में भी ऐसा है। एक एंडोमेंट प्लान होता है। एंडोमेंट प्लान क्या है? लाइफ इंश्योरेंस दो तरीके का आता है, एक टर्म इंश्योरेंस और एक एंडोमेंट प्लान। एंडोमेंट प्लान मीन्स व्हाट, कि आपको एक सर्टेन अमाउंट देना है उनको, और एक सर्टेन ईयर्स के बाद आपको इतना अमाउंट वापस मिलेगा। मान लो आप 10-10 हजार महीने दे रहे हो, 25-25 हजार महीने दे रहे हो, तो एक सर्टेन ईयर के बाद आपको अमाउंट वापस मिलेगा। और बीच में अगर आपकी डेथ हो जाती है कुछ रीजन की वजह से, तो वो जो मैच्योरिटी पे जो अमाउंट है वो आपको, आपकी फैमिली को पहले ही मिल जाएगा। दैट इज कॉल्ड एंडोमेंट प्लान। ठीक है, जो सबसे वर्स्ट होता है, एंडोमेंट प्लान मीन सबसे वर्स्ट होता है। इंश्योरेंस ऑब्वियसली हर चीज का होना चाहिए, और उसमें भी इफ यू आर अर्निंग मेंबर ऑफ योर फैमिली, ठीक है, आप जब भी अर्न करना स्टार्ट करो तो सबसे पहला काम है कि यू शुड गो फॉर अ टर्म इंश्योरेंस। ठीक है, टर्म इंश्योरेंस क्या है? बहुत सिंपल मैकेनिज्म है, वो एंडोमेंट प्लान नहीं है, वापस कुछ नहीं मिलता है। ठीक है, सपोज टर्म इंश्योरेंस का टेन्योर है 65 ईयर्स और 70 ईयर्स, उससे ज्यादा शायद नहीं देते वो लोग। मैक्सिमम टर्म इंश्योरेंस जो प्रोवाइड होता है वो 70 ईयर्स का होता है। तो 70 ईयर्स में सपोज यू हैव स्टार्टेड योर अर्निंग एट द एज ऑफ 25, 25 की एज पे आप अर्निंग स्टार्ट कर रहे हो, और लेट्स हाइपोथेटिकली एज्यूम दैट कि आपका 6 लाख सैलरी है स्टार्टिंग। ठीक है, 23 पे आपने स्टार्ट कर दिया और योर स्टार्टिंग सैलरी इज 6-7 लाख रुपीज, एंड यू हैव डिसाइडेड टू गो फॉर अ टर्म इंश्योरेंस। तो आपने डिसाइड किया कि 1 CR का टर्म इंश्योरेंस चाहिए मुझे। 6 लाख कमाते हैं बट टर्म इंश्योरेंस कितना चाहिए? 1 CR का, एंड इट इज पॉसिबल। इफ यू आर अर्निंग मोर देन 5 लाख पर एनम, दे विल प्रोवाइड यू टर्म इंश्योरेंस ऑफ 1 CR। 1 CR का टर्म इंश्योरेंस, मतलब अगर कुछ होता है आपको तो इमीडिएटली योर फैमिली विल गेट 1 करोड़ रुपीज। क्या लगता है उसका प्रीमियम कितना होगा? मंथली प्रीमियम, मंथली प्रीमियम क्या होगा? 1 करोड़ का मेरे को इंश्योरेंस करवाना है, 20,000 मंथली, साल के 20,000 रुपए, 1 करोड़ का इंश्योरेंस है। क्या लगता है आपको? चलो ऑनलाइन जो लोग हैं शायद बात हुआ हो तो अपने पहले सिचुएशन समझ गए ना। योर एज इज अराउंड 23-24, योर अर्निंग इज 6 लाख रुपीज, और आपका 70 ईयर्स तक का या 65 ईयर्स तक, आप जब आपकी एज 65, मतलब 25 के हो आप तो 65 मतलब और 40 साल है, और 40 साल है ना, तो आपको पर एनम या पर मंथ, चलो पर मंथ 1 करोड़ का अगर इंश्योरेंस करवाना हो तो क्या प्रीमियम लगा होगा टर्म इंश्योरेंस में? क्या लगता होगा? 1000 मंथली, मतलब साल के 12,000, वो 20,000 बोल रहा था, पर मंथ 25,000, मतलब नहीं इंक्रीज नहीं होगा, दैट इज अ फ्लैट अमाउंट। रियलिटी इज व्हाट? हाँ नहीं, मैं आपको रियलिटी बताऊं। रियलिटी आप ना आज घर जाके गूगल करना, और policybazaar.com होता है ना, आप एज डालकर, दैट इज अराउंड 400 रुपीज पर मंथ। 400 रुपए मंथली लेते हैं वो लोग, and they will provide you at the age of 23-24. Suppose you start at the age of 30, then they will charge 1,200 rupees, 1,200-1,500. बट है ना, स्टार्ट से ऐसा नहीं होता कि ईयर बढ़ती जाए तो आपका, आपने मान लो 23 पे स्टार्ट कर दिया है तो फिर आपका 400-500 फिक्स रहेगा अप टू 65 ईयर्स एज, आपको पेमेंट करना है और आपका इंश्योरेंस कवरेज रहेगा। तो आप इमेजिन करो 400 रुपए में क्या बड़ी बात है कुछ, 400 रुपीज या 500 रुपीज मंथली, एंड दे विल प्रोवाइड यू इंश्योरेंस ऑफ 1 CR। ठीक है, और ऐसा नहीं, मैं वापस से बोल रहा हूँ कि आपकी एज बढ़ती जाए। अगर आपने 23 पे स्टार्ट करा दिया है तो फिर आपका प्रीमियम 500 ही रहेगा, बट अगर आप स्टार्ट ही 30 पे करवा रहे हो तो इट माइट बी पॉसिबल योर प्रीमियम विल स्टार्ट फ्रॉम 1,200-1,500 पर मंथ। स्टिल इट इज अ रीजनेबल अमाउंट। क्लियर है? खैर हम लोग थोड़ा डाइवर्ट हो गए, अपना मेन पॉइंट क्या था कि वैल्यूएशन। सो आप मान लो 23 की एज पे हो, क्लियर है, पर आपका इनकम 5-6 लाख रुपए है ईयरली, और आपने जाके बोला मेरे को 1 CR का इंश्योरेंस करवाना है, तो उन्होंने कर दिया। आपकी इनकम 5-6 लाख है और आप जाके बोलो मेरे को 100 करोड़ का इंश्योरेंस करवाना है, आप 500 रुपए ले रहे हो ना, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो, मैं महीने के 50,000 दे दूंगा, बट 100 करोड़ का इंश्योरेंस करवाना है, पॉसिबल है? दे रहे ना प्रीमियम, क्या रो रहे हो आप?
प्रीमियम दे रहे हैं अपने, जो आपका प्रीमियम है दे विल, आई विल पे दैट प्रीमियम। नहीं करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? मैं ऐसे बोलूं, क्या प्रॉब्लम है? हाँ मतलब चलो आप एक, चलो मैं थोड़ा ज्यादा बोल गया, 100 करोड़ 25 करोड़ का करवाना है तो 12,000 प्रीमियम होगा मंथली। मैं 50-60 हजार कमाता हूँ तो 12-13 हजार प्रीमियम रहेगा, बट मेरे को 25 करोड़ का इंश्योरेंस चाहिए। कमा रहे हैं हम लोग 6 लाख रुपए साल के, मतलब मंथली कितने हुए? 50,000। और आप 500 रुपए में 1 करोड़ का करके दे रहे थे, मेरे को 25 करोड़ का करके दो, 12,500 प्रीमियम ले लेना। करके दोगे 25 करोड़ का? इंश्योरेंस कंपनी विल डू दैट इंश्योरेंस 25 करोड़। कर सकते हैं ना, हाँ ट्रैप भी कर सकते हैं ना। क्या कर सकते हैं ट्रैप? मैं आपको, आप है ना उल्टे पुल्टे आंसर नहीं दो, कर सकते हैं कि नहीं वो बताओ। इंश्योरेंस कंपनी विल अलाउ, हाँ कर दो 25 करोड़, 12,500 देना, तो सीधा सीधा बिजनेस है ना। क्यों नहीं करेंगे? क्या प्रॉब्लम क्या है? आप 500 रुपए में 1 करोड़ का कर रहे थे तो करो ना, 500 इंटू 25, 12,500 होगा, तो मैं दूंगा ना 12,500 मंथली, क्या प्रॉब्लम है? इनकम देख के देते हैं, इनकम देख के देते हैं ना, 6 लाख इनकम है तो आप प्रीमियम नहीं पे कर पाओगे ऐसा? रखा होगा ना, बीस पे इतना ही। सी मैसेज क्या है पता है कि आप 5 लाख कमाते हो ना तो आपकी वैल्यू है 1 करोड़, ठीक है? वैल्यू कैसे डिसाइड होता है? तो जो हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी कर रहे हैं ना, दुनिया में जितने भी वैल्यूएशन है, ये जो 1 करोड़ बोला ना, और एक मतलब एट द एज ऑफ 23 इफ योर अर्निंग इज 5-6 लाख, तो वो लोग आपकी वैल्यू 1 करोड़ की कर रहे हैं कि आपकी वैल्यू 1 करोड़ है। आप जाके 25 करोड़ मांगोगे तो वो बोले कल आना, ठीक है? ऐसा पॉसिबल ही नहीं कि 25 करोड़ का इंश्योरेंस आपका हो जाए। हाँ, अगर किसी की अर्निंग बहुत सुपर्ब है देन दे कैन गो फॉर अ 25 करोड़ इंश्योरेंस। सो वापिस से ध्यान से सुनना, अगर आप मान लो 50,000 जो सैलरी है उसकी जगह, या 6 लाख जो सैलरी है उसकी जगह आपकी साल की सैलरी है 2 करोड़, यू आर अर्निंग 2 करोड़ रुपीज सैलरी पर एनम, क्या आप 25 करोड़ का कर देंगे? अब हो जाएगा। सो अल्टीमेटली क्या है बताए, वैल्यूएशन कैसे हुआ कि कोई भी वैल्यूएशन आप क्यों करा रहे हो इंश्योरेंस? क्योंकि आपका अगर सडनली कुछ हुआ तो फ्यूचर में आप जो कमाने वाले थे वो आपकी फैमिली को लॉस होगा। तो वैल्यूएशन एग्जैक्टली इसी तरीके से होता है। आपकी एज 25 है, आपको 1 करोड़ बोल रहे हैं ना, तो उन्होंने बोला कि आप 5 लाख कमा रहे हो, तो फ्यूचर में 5, 6, 7, 8 ऐसे कमाते जाओगे फ्यूचर में। तो उन्होंने क्या कर दिया, फ्यूचर में प्लॉट कर दिए सारे अमाउंट। आप कब तक कमाओगे? 58 तक। तो 25 से लेके 58 तक, 58 तक उन्होंने अमाउंट प्लॉट करा। फिर एक एक को एक रेट पकड़ा, रेट कहाँ से आएगा वो जाने दो, और एक एक रेट पकड़ के सबका वैल्यू ला दिया 0 पे। मतलब आज जब आपका एज 23-24 है, सो अगर आपका बेस बड़ा है 5 लाख, 5 लाख है तो उस हिसाब से वैल्यू आएगा, क्योंकि 5 लाख आज अगर है तो अगले साल 2 करोड़ को सैलरी नहीं होगी ना। हो सकती है, वो अलग बात है, वो जब हो जाएगी ना तब वो भी वापस चेंज हो जाएगा, फिर आप करा सकते हो। बट अभी वो आपको 5 लाख ही मान रहे, तो 5 लाख के हिसाब से एक नॉर्मल ग्रोथ पकड़ के फ्यूचर में उन्होंने कैश फ्लो प्लॉट कर दिया। और फिर अगले 25-27 साल में जो जो अमाउंट, जैसे ही आपने दो कैश फ्लो का पीवी करा ना, वैसे वो अगले 25-27 साल का कैश फ्लो का पीवी करेंगे, एंड दैट इज योर वैल्यूएशन। और उसमें भी एक रूल लगता है कि जो आपका आज अर्निंग है ना उसका 20 टाइम्स, वो आप 20 टाइम कहाँ से आया? तो वो ट्रायल एंड एरर से आया, समझना? जो आज आप कमा रहे हो उसका 20 टाइम्स, दैट इज योर वैल्यू। जनरली इस तरीके से आप इंश्योरेंस वालों को बोलोगे ना तो वो ऐसे आंसर करेंगे कि आपका टर्म इंश्योरेंस कितना हो सकता है, बोले आपकी अर्निंग कितनी है, उसका 20 टाइम्स। 20 टाइम्स एक अप्रोक्सीमेट आंसर है। वो कैसे आया होगा? जैसे रूल 72 है ना, अल्टीमेटली क्या किया उन्होंने कि वो 5 लाख को अगले 25-27 साल या 30 साल, जितने साल आप कमाने वाले हो, उसको एक सर्टेन अमाउंट से ग्रो भी करवाया होगा। ऐसा नहीं कि 5 लाख को पकड़ के कांस्टेंट रखा होगा, फिर उसका पीवी कर दिया होगा एक प्रॉपर रेट से, और वो आपको वैल्यू बता रहा है। और जो वैल्यू आता है ना नॉर्मली, वो 20 गुना आता है आपकी करंट अर्निंग का। हम लोग आगे जाके 1-2 सम में देखेंगे भी सही। सो मैंने क्या बोला, ये हुआ आपका वैल्यूएशन, ये इंडिविजुअल का वैल्यूएशन हुआ। उसमें क्या यूज हुआ? टीवीएम। आपको कोई कंपनी का वैल्यूएशन करना है तो भी इसी तरीके से होता है कि भाई कंपनी का वैल्यू क्या, तो कंपनी जो फ्यूचर में कमाने वाली है, आप फ्यूचर में जो कमाएगी उसके लिए आज आपको बेस देखना पड़ेगा कि आज कितना कमा रहे हैं। जैसे आप, मैंने बोला ना 5 लाख है, तो 5 लाख को बेस देखिए उन्होंने अगले 20 साल का कैश फ्लो प्लॉट करा होगा। तो इन सेम मैनर कंपनी का भी ऐसा वैल्यू होता है। कोई भी चीज का वैल्यूएशन जब आप करने बैठोगे ना तो अल्टीमेटली उसमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी यूज होगा। ये मैंने सिर्फ ब्रीफ करा है, इसका रियल एप्लीकेशन आप सम में भी देखोगे, ठीक है? जब आप फ्यूचर में कैपिटल बजटिंग सम करोगे तो अल्टीमेटली यू विल कम टू नो दैट कि हाँ, इसका बहुत ज्यादा यूज है टू वैल्यू एनीथिंग। ठीक है, मैं बहुत बार बोलता रहता हूँ
कि है ना, टीवीएम ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो हर चीज का वैल्यूएशन करके दे सकता है। और हर चीज मतलब मैंने ऐसे भी बोला हुआ है कि यू कैन डू वैल्यू ऑफ योर इमोशन। ठीक है, आपके इमोशन का वैल्यू हो सकता है, आपके कोई एक इंटेंजिबल असेट्स है, सपोज यू आर अ गुड कम्युनिकेटर, तो वो गुड कम्युनिकेट आप जो अच्छा कम्युनिकेट करते हो वो आपकी लाइफ में क्या इम्पैक्ट करेगा, दैट टीवीएम कैन से यू कि आप अच्छा बोल रहे हो ना, तो आपकी लाइफ में इतना वैल्यू एडिशन हुआ है। ये मतलब आगे अपने धीरे धीरे बता पाएंगे एग्जैक्टली, बट ये सब कुछ टीवीएम के थ्रू हो सकता है, राइट। बट उसके लिए आपको कंट्रोल कहाँ लाना पड़ेगा, ये डिस्काउंटिंग प्रोसेस पे आपको आना चाहिए, राइट। चलो तो नेक्स्ट जो है ना, दैट इज अबाउट एन्युटी। एन्युटी ये समझ में आ रहा है, सिंगल कैश फ्लो क्या रिपीट करना, मेरे को नहीं समझ आया। ये रिकॉर्डेड होगा, आप देख लेना, मेरे को मतलब कहाँ से बोल रहे हैं रिपीट करना मुझे पता नहीं। और ये क्लास लेक्चर का ये तो कुछ नया स्टार्ट नहीं करा आपने, राइट, तो अपने अब नया स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज एन्युटी। आप लिखना ना, चलो वहां पे एक बार, मतलब वो जो आपका फॉर्मूला लिख रहे हो वहां नहीं लिखना आप लोग, वहां पे नॉर्मल जगह पे लिखना आप लोग, जहाँ पे सम्स कर रहे हैं अपने। ओके, व्हाट डू यू मीन बाय एन्युटी, चलो आपको क्या लग रहा है एन्युटी क्या होता है? एन्युटी वर्ड सुना है, क्या होता है? वर्ड सुना है ऐसा? चलो, एन्युटी मीन्स व्हाट, इक्वल अमाउंट, आइदर रिसीवेबल और पेएबल। ठीक है, अगर रिसीवेबल है तो उसको बोला जाता है एन्युटी रिसीवेबल, और अगर पेएबल है तो उसको बोला जाता है एन्युटी पेएबल। इक्वल अमाउंट आइदर रिसीवेबल और पेएबल एट द एंड ऑफ एवरी ईयर फॉर सर्टेन नंबर ऑफ ईयर्स। सर्टेन नंबर मतलब 5, 7, 10, 12, 15 कुछ भी हो सकता है। तो अगर आपका एक कांस्टेंट अमाउंट है, ठीक है, वो कांस्टेंट अमाउंट कि भाई हर साल आपको 5 लाख देने हैं, तो इट इज कॉल्ड एन्युटी पेएबल। फिर 5 लाख कांस्टेंट है, हाँ, हर साल 5 लाख ही देने हैं। वो नहीं, बहुत सारे स्कीम होता है कि हर साल आप इतने पे करो, ठीक है, तो आपको इतने साल बाद इतने पैसे वापस मिलेंगे, उसको एन्युटी कहते हैं। एक उल्टा उल्टा स्कीम भी होता है, आपने ये सुना होगा कि हर LIC वाले लाते हैं या बैंक वाले लाते हैं कि हर साल 2-2 लाख रुपए दो, तो 10 साल के बाद आप 2 लाख रुपए दो 10 साल तक, फिर आपको 25 साल बाद 50 लाख या 1 करोड़ रुपए मिलेंगे। ठीक है, तो ये क्या हुआ कि 10 साल तक आप 2-2 लाख रुपए दे रहे हो ना, इस कॉल एन्युटी पेएबल, क्योंकि अमाउंट कांस्टेंट है। एन्युटी में दो चीजें देखनी पड़ेगी, एक तो पर एनम होना चाहिए, और दूसरा अमाउंट क्या होना चाहिए, कांस्टेंट, और एक सर्टेन ईयर्स तक होना चाहिए, 5, 10, 15, 12। परपेचुअल नहीं होना चाहिए, परपेचुअल अगर है तो उसको परपेचुटी कहते हैं। परपेचुअल मीन्स व्हाट, कि हर साल देते ही जाना है, क्या उसका लाइफ डिफाइन है, नहीं, इंफिनिटी तक देना है, तो देन इट इज कॉल्ड परपेचुटी। बट एन्युटी मीन्स व्हाट, एक सर्टेन ईयर्स तक अगर आप कांस्टेंट अमाउंट पेएबल हो या रिसीवेबल हो, इट इज नोन एज अ एन्युटी, राइट। सो आप पहले एन्युटी का मीनिंग लिखो, and then we'll start with that कि what is the calculation behind this. Annuity means equal amount receivable or payable equal amount receivable or payable at the end of every year. है ना? ओके, अब नेक्स्ट लाइन में लिखा फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी, फ्यूचर FVA, FVA that is future value of annuity. चलो क्या ये ध्यान देना आप लोग, सो अपने ना पहले FVA से स्टार्ट करते हैं कि फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी क्या है। तो सपोज आप t इज इक्वल टू 0 पे हो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, सो यहाँ पे 1,000, 10,000 रुपए, यहाँ पे 10 या 1,000 रखते चलो।
1000, 1000, 1000 and 1000, राइट। सो ये क्या हुआ, ये इक्वल अमाउंट है और एट द एंड ऑफ एवरी ईयर है। अब मुझे क्या करना है कि ये सारा जो वैल्यू है ना, आपको मान लो कि 1,000 रुपए मिल रहे हर साल के एंड में, और वो कितने साल तक मिलने वाले, 5 साल तक। मुझे निकालना है कि ये सबका क्यूमुलेटिव वैल्यू 5th ईयर के एंड में कितना आएगा, कौन से साल के एंड में। ये बहुत सारा इंपॉर्टेंट नंबर है, बट टाइमिंग में आप अपने जो सिंपल स्टेप कर रहे हैं वो देख लो ध्यान से। आई होप क्वेश्चन समझ में आ रहा है। व्हाट वी वांट टू कैलकुलेट कि एट द एंड ऑफ एवरी ईयर 5 साल तक आपको अमाउंट मिलेगा, और मुझे ये निकालना है कि एट द एंड ऑफ 5th ईयर ये सबका वैल्यू क्या होगा, क्यूमुलेटिव वैल्यू ऑफ ऑल फ्यूचर कैश फ्लो, राइट। और उसका पीवी निकालना है कि एफपी निकालना है, एफवी, बिकॉज 5वें साल पे चाहिए ना, 0 पे थोड़ी चाहिए। तो अगर अपने ये इंडिविजुअली निकालने बैठे, थोड़ा डिफरेंट है, ध्यान देना आप लोग यहाँ पे। तो ये जो 1,001 पहले साल पे है, उसको आपको 5वें साल पे भेजना पड़ेगा। फॉरगेट अबाउट दिस 4 कैश फ्लो, तो ये एक को आगे भेजना, वो तो अपने कंपाउंडिंग वाला प्रोसेस ही है। तो आप क्या करोगे, ध्यान दो, एफ बी इक्वल टू पी वी 1 प्लस आई रेस टू एन, यही फॉर्मूला से इंडिविजुअली तो भेज सकते हैं ना, बट इसमें थोड़ा चेंज है ना, थोड़ा चेंज क्या है, ध्यान देना आप लोग। सो पीवी इज इक्वल टू 1000, पीवी इज इक्वल टू 1000। अब ना, आई सपोज आपका 10%, इंटरेस्ट रेट कितना है 10, तो 1.10, आप ये बोलो n इज इक्वल टू कितना, 5 की 4, ये इंटरेस्टिंग है ना, ये आप चेंज हो गया। हम लोग 0 से 5 पे थोड़ी भेज रहे हैं, 1 पे तो ऑलरेडी है, उसको आप 5 पे भेज रहे हो, तो कितने साल का कंपाउंडिंग है, 4 साल। आई होप ये समझ आ रहा है। अब नंबर ऑफ सी, ये अपने सिंगल इंडिविजुअल कैश फ्लो में करा नहीं कि भाई सेकंड पे है और 7 पे भेजना है, तो 7 साल का कंपाउंडिंग नहीं लगेगा, 5 साल का लगेगा, क्योंकि ऑलरेडी सेकंड पे है। इन अ सेम मैनर, इन अ गिवन केस ऑलरेडी 1 पे है और मुझे कहाँ भेजना है, 5 पे, तो नंबर ऑफ योर कंपाउंडिंग इज व्हाट, 4। तो चलो आप 1000 इंटू 1.10 रेस टू 4 बोलो, 4641। ओके, व्हाट इज द वैल्यू, 1464 थोड़ी होगा। ओके हाँ, 1000 ही है, यस 1464, करेक्ट। ओके, फिर ये जो है इसको भी आपको आगे भेजना पड़ेगा, तो उसमें क्या होगा, देखो 1000 अब सेकंड पे है और 5 पे भेजना है, तो कितने साल का कंपाउंडिंग, 3 इयर्स। तो बोलो ना वैल्यू, बोलो फाइनल वैल्यू 13। अयो भाई समझ आ रहा है, 1000 इंटू 1.331 वाला आया होगा, राइट। फिर ये जो है उसको आपको आगे भेजना है, तो 2 साल का कंपाउंडिंग, 2 साल का कंपाउंडिंग मतलब क्या होगा, 1000 इंटू 1.121, तो 2 साल का करना हो तो रेस टू 1.10 रेस टू 2 होगा ना। फाइनल आंसर बोलो 1210। फिर इसको 1 साल का कंपाउंडिंग, तो ये 1100 हो जाएगा, और इसको कोई कंपाउंडिंग नहीं, बिकॉज ये ऑलरेडी 5 पे है, उसको थोड़ी आगे भेजना है। अयो भाई समझ आ रहा है। कोई क्या होता है 5वें साल के बिगिनिंग में है, तो उसको फिर आपको 1 साल और आगे भेजना पड़ता है, बट ये 5वें साल के एंड में ही है, तो स्ट्रेट अवे यू कैन ऐड व्हाट, 1000। ऐड ऑल 5 नंबर्स, पांचों के पांचों नंबर को ऐड करो, 6105। ये क्या हुआ, ये आपने इंडिविजुअल, ये इसमें अभी भी एन्युटी नहीं सिखाया मैंने, ये तो क्या हुआ है कि एक एक को आप आगे भेजना पहले भी सीखे थे, वैसे सेम प्रोसेस को रिपीट करा। अगर ये 5 साल की जगह 40 साल होता तो ऐसे ही करते, एक एक को लेके जाओ, आप मना कर दोगे नहीं करना समझ, ठीक है। सो इसका ना एक फॉर्मूला है, और अल्टीमेटली फॉर्मूला भी नहीं कैलसिस पे ही होगा, बट पहले फॉर्मूला को इंट्रोड्यूस करते हैं। तो एफवीए का फॉर्मूला ध्यान देना, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी का फॉर्मूला है ए इंटू 1 प्लस आई रेस टू एन अपॉन आई, ठीक है। ये मैथमेटिक्स से आया हुआ है, ठीक है, थोड़ा वो साइंस का बैकग्राउंड है इसमें, ठीक है। तो ये फॉर्मूला एक बार ध्यान से देखना, ए मीन्स व्हाट, एन्युटी। एक बार लिखो नहीं, आप बाद में लिखना, आप लोग मैं बोलूँ ना तब लिखना आप लोग। ए मीन्स व्हाट, एन्युटी अमाउंट। तो एन्युटी अमाउंट कितना है आपका, मैं यहाँ एब्रीविएशन में लिख देता हूँ, ए मीन्स व्हाट, एन्युटी अमाउंट। उसके बाद आई आपको पता है, दैट इज इंटरेस्ट रेट,
एंड एन इज नंबर ऑफ कंपाउंडिंग, नहीं इस बार है नंबर ऑफ एन्युटी। क्या है नंबर ऑफ एन्युटी? जनरली नंबर ऑफ कंपाउंडिंग भी बोल सकते हैं कि जितने साल है, बट इस पर्टिकुलर फॉर्मूला में आगे जाके हेल्प करेगा, ये ध्यान से देखना। एन मीन्स नंबर ऑफ एन्युटी, नॉट नंबर ऑफ कंपाउंडिंग, राइट? तो कितनी एन्युटी आप फॉर्मूला में देखो तो 5 बार 1,000 मिल रहे हैं ना आपको। सो अब है ना, इसको सॉल्व करने के टाइम थोड़ा ध्यान रखना चाहिए ना, स्पीड करोगे ना इनिशियली तो प्रॉब्लम आएगा। मैंने आपको पहले भी बोला है, अल्टीमेटली वी हैव टू डू विद कैल्सी, ठीक है, कैल्सी से ही करना है, बट जब तक आपको इससे कंट्रोल ना है ना, हम कैल्सी को यूज नहीं कर पाएंगे, राइट? सो एन्युटी कितना है? 1000। ओके, 1 प्लस आई इज व्हाट? 1.10 ना, और रेस टू एन इज व्हाट? नंबर ऑफ years, that is what? 5, number of annuity to be precise, divided by I means 0.10. 0.10 समझ में आ रहा है? 0.10 ही होगा ना, I is equal to 0.10. 10 नहीं लिख सकते, 10% है, 10% को appropriately लिखना हो तो it is 0.10, right? Okay, so 1000, 1.10 raised to 5 का फैक्टर बोलो। 1.6105 1.6105 divided by 0.10. See, इसमें मिस्टेक क्या होता है पता है? लोग है ना, इसको इसके साथ कुछ 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। See, इसको इसी स्टेप से सॉल्व होगा जो आपने करा है अभी। अब आप देखो, ये 1000 को एज इट इज ही रखो, ये बाकी वाला टर्म है ना उसको सॉल्व करो, तो 1.6105 डिवाइडेड बाय 0.10, एक मिस्टेक हो गया। फॉर्मूला आपने गलत लिखा है, 1 प्लस आई रेस टू एन माइनस 1 एंड देन होल डिवाइडेड बाय 0.10, ये वाला -1 रह गया। तो चलो यहाँ पे देखना ध्यान से, 1000 देन 1.10 रेस टू 5 -1 अपॉन 0.10। ओके, एक बार ध्यान देना, मैं ये जो बोल रहा था ना, फॉर्मूला में आपका एरर क्या होता है कि ना, लोग क्या करेंगे, जैसे ये 1.10 को आप सॉल्व करो, 1.10 रेस टू 5 को सॉल्व करोगे, सो क्या रहा था? 1.6105, ये ब्रैकेट में चल रहा है -1। हाँ, मैं वापिस से बोल रहा हूँ, ये जो न्यूमरेटर है आपका, ये वाला, इसको प्रॉपरली सॉल्व करना चाहिए। इनफैक्ट ये वाला जो मल्टीप्लिकेशन के बाद वाला टर्म है ना, उसको सॉल्व करो एंड इवेंचुअली मल्टीप्लाई बाय व्हाट? 1000। बीच में अगर आप 1000 को लेके कुछ करने लगे तो कैलकुलेशन एरर होने का स्कोप है। सो आप एक बार कंप्लीट करते चलो, 1.61 -1 कितना आ रहा है वो? यस, ओके, 0.6105 होल डिवाइडेड बाय 0.10 ना। ओके, सो 1000 0.6105 डिवाइडेड बाय 0.10, 6.105। ओके, तो मल्टीप्लाई बाय 1000 करो, 6105, दैट इज योर आंसर, जो आपने इंडिविजुअली लाया था। इंडिविजुअली मतलब क्या? एक एक को आगे भेजा और फिर आपको ये आंसर मिला था। बट वी कैन सिंपली यूज दिस फॉर्मूला, जिससे आपको सीधा आंसर मिल सकता है। और मैंने आपको पहले भी बोला कि फॉर्मूला के बाद कैल्सी है, ठीक है, बट पहले आपको ये फॉर्मूला पे कमांड लाना पड़ेगा। अब ये फॉर्मूला आने के बाद इसकी लिमिटेशन समझो आप ध्यान से पहले तो, कि ये फॉर्मूला का एक लिमिटेशन क्या है। मान लो कि ये आपका कैश फ्लो है कि 1000 1000 1000 1000 पहले साल से लेके 5वें साल तक मिलेगा। क्लियर? क्या लिमिटेशन है वो समझो ध्यान से। और मैं आपको बोलूं कि कैलकुलेट द फ्यूचर वैल्यू ऑफ ऑल दिस कैश फ्लो, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको 1,000 रुपए मिल रहा है, ये एन्युटी है, एन्युटी का आंसर आ गया है। अब मैं लिमिटेशन बता रहा हूं, व्हाट इज द लिमिटेशन ऑफ दिस फॉर्मूला। लिमिटेशन नंबर 1, सपोज इन अ गिवन सर्कमस्टेंसेस आई से दैट कैलकुलेट द फ्यूचर वैल्यू ऑफ ऑल दिस कैश फ्लो एट द एंड ऑफ ईयर 5, एट द एंड ऑफ ईयर 8। कौन से साल पे चाहिए आपको? 8वें साल पे चाहिए। तो अगर 8वें साल पे चाहिए और आप इंडिविजुअली करते हो ना, तो ये 1 पे है तो आपको 8 पे मिल जाएगा ना 7 साल का कंपाउंडिंग। ये 2 पे है, इसको 6 साल का कंपाउंडिंग, आप 8 पे ला दोगे, फिर सारे आंसर लाके टोटल करो, यू विल गेट द आंसर। इफ यू आर अप्लाइंग दिस फॉर्मूला, अगर आपका एन्युटी 5 है और आपको आंसर 8वें साल पे चाहिए, क्यों चाहिए? वो तो सम में कुछ भी चाहिए, ठीक है, आपको अगर सम में बोला है तो आपको आंसर करना पड़ेगा। तो ये फॉर्मूला आपका वहां रिस्ट्रिक्टेड हो जाएगा, बिकॉज ये फॉर्मूला ऐसा नहीं है कि आप जहां मांगो वहां आंसर देगा। ये फॉर्मूला आंसर देगा जहां पे आपका लास्ट एन्युटी ड्यू हो रहा है।
लास्ट एन्युटी यहाँ पे कहाँ ड्यू हो रहा है, 5वें साल पे, तो 5वें साल पे ही आंसर देगा। आप बोलो मेरे को 8वें साल पे चाहिए, तो ये फॉर्मूला मना कर देगा, आंसर नहीं आएगा इससे, ठीक है। दैट इज द लिमिटेशन नंबर 1 कि आंसर कहाँ देगा वो आप नहीं डिसाइड करोगे, वो फॉर्मूला डिसाइड करेगा, ठीक है। फॉर्मूला कहाँ आंसर देगा, जहाँ पे आपका लास्ट एन्युटी खत्म हो रहा है वहां पे आके आपको एफबीए का फॉर्मूला आंसर दे देगा, जैसे यहाँ पे 5वें पे दिया। लिमिटेशन नंबर 2, मान लो यहाँ पे ये 1000 था, ये 1000 था, ये 1200 था, फिर ये 1000 था, फिर ये 1000 था, और आपको आंसर चाहिए 5वें पे, तो ये फॉर्मूला आंसर नहीं दे पाएगा, बिकॉज फॉर दैट अ कंसिस्टेंसी इज इंपॉर्टेंट, ठीक है, हर साल में होना चाहिए। तो दैट इज द लिमिटेशन नंबर 2। थर्ड लिमिटेशन कि ये 1000 है, ये 1000 है, यहाँ पे कुछ नहीं है ही नहीं, फिर ये 1000 है और ये 1000 है, और आपको 5वें पे आंसर चाहिए, स्टिल दैट फॉर्मूला विल नॉट प्रोवाइड दैट आंसर। कंसिस्टेंसी चाहिए प्लस कंसिस्टेंट अमाउंट चाहिए, और उनको जहां आंसर देना है ना, दैट इज द एंड ऑफ दैट लास्ट एन्युटी, वहां पे ही आंसर मिलेगा। दैट इज द लिमिटेशन ऑफ दैट फॉर्मूला। फिर भी ये फॉर्मूला यूजफुल है, ठीक है, बहुत सारी जगह। बाद में मतलब इतना बोलने के बाद ये लगता है कि सर ये काम नहीं आएगा, काम आएगा, ठीक है। बहुत बार ऐसा होगा कि कंसिस्टेंट अमाउंट है, you have to calculate the annuity, future value of annuity at the end of the your last annuity, right, जैसे यहाँ पे required है। अयो भी समझ आ रहा है? तो आप दो काम करो, पहले फॉर्मूला लिख देते हैं अपने एफपीए का, मैं बताता हूँ, एक बार लिख लो। एफबीए का फॉर्मूला लिख लो आप, एफबीए इक्वल टू ए इंटू 1 प्लस आई रेस टू एन माइनस 1 अपॉन आई, ठीक है। फिर उसमें ना एब्रीविएशन लिख लेना, ए मींस एन्युटी अमाउंट, ये जो टाइम वैल्यू, अगर आपको एफएम अच्छे से पढ़ना है ना, तो टीवीएम पे बहुत कंट्रोल चाहिए। बहुत बार मैंने ना ये जस्टिफिकेशन मैंने जो आपको बोला ना कि ये इसका आंसर यही आएगा, उसमें कंफ्यूजन रहता है कि भाई ये आंसर 5 पे ही आया या 7 पे आया। तो ये बहुत क्लैरिटी से आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज द लिमिटेशन ऑफ फॉर्मूला, कि आपको ये आंसर कहाँ देगा, ठीक है। जैसे एफवी है ना, ऐसे पीवी है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी। ये जो 1,000 5 साल है, मानो इसको 0 पे लाना हो तो इंडिविजुअली आप ला सकते हो, एक एक को पकड़ के, उसका फॉर्मूला भी है, बट उसके भी 2-3 लिमिटेशन है, राइट। तो पहले ही लिख लो, ए इज इक्वल टू एन्युटी अमाउंट, आई इज इक्वल टू इंटरेस्ट रेट, एंड एन इज इक्वल टू मोस्ट प्रिसाइज, इट इज नंबर ऑफ एन्युटी नॉट नंबर ऑफ ईयर्स। कितनी एन्युटी है ना, 5 एन्युटी है, 4 एन्युटी है, तो वो वहां पे आएगा। ओके, ये अगर लिख लिया आपने तो लिमिटेशन लिखना, लिमिटेशन ऑफ अबो फॉर्मूला। ओके, क्या लिमिटेशन एक्सप्लेन करा मैंने, अब ध्यान से सुनना कि ये कैश फ्लो आपके है 1000 1000 1000 1000 फर्स्ट ईयर से लेके 5th ईयर तक। आपको आंसर चाहिए कि मुझे ये सारे जो कैश फ्लो है ना, उसका फ्यूचर वैल्यू चाहिए 9वें साल पे। तो ये फॉर्मूला आपको आंसर नहीं कर सकता है। ये फॉर्मूला आपको आंसर कहाँ देगा कि जहां पे आपका एन्युटी, लास्ट एन्युटी खत्म हो रहा है ना, वहां पे आपको ये फॉर्मूला एफपीए का सारे आंसर, मतलब ये क्या करेगा कि जो लास्ट एन्युटी है ना, वहां पे सारे को कंपाउंड करके छोड़ देगा। अब आपको 8 पे चाहिए तो आप लेके जाओ 3 साल और आगे। सी उसके लिए ऐसा नहीं कि इंडिविजुअली करना पड़ेगा, आप फॉर्मूला यूज कर सकते हो। सी ये जो अमाउंट मैंने रखा 1000 1000 1000 1000 5 साल का रखा है, अब मेरे को आंसर चाहिए 8 पे, तो इसका ऐसा मैंडेटरी नहीं होता कि एक एक को पकड़ के 8 पे लाना पड़ेगा। आपको ये पता होना चाहिए कि ये फॉर्मूला कहाँ छोड़ेगा सबको, 5 पे। फिर 5 पे आपके पास सिंगल अमाउंट आ गया 6105। 6105 इज व्हाट, फ्यूचर वैल्यू ऑफ ऑल कैश फ्लो एट 5th। अब मेरे को 8 पे लेके जाना, तो 3 साल का इंडिविजुअल कंपाउंडिंग कर देंगे। बट ये सब करने के लिए आपको बहुत क्लैरिटी से क्या पता होना चाहिए
कि आंसर कहाँ मिलेगा बाय अप्लाइंग दिस फॉर्मूला, तो यू विल गेट आंसर एट द एंड ऑफ योर लास्ट एन्युटी। ये इंपॉर्टेंट है, समझ आ रहा नहीं ये? अगर आपको 8 पे चाहिए आंसर तो ये फॉर्मूला प्रोवाइड करेगा नहीं, आपको 5 पे ही देगा वो फॉर्मूला, फिर आपको आगे पीछे लेके जाना हो तो लेके जाओ। क्लियर है? सो लिख ला लिमिटेशन नंबर 1, you will get the answer at last year of your annuity. ये पहला लिमिटेशन हो गया ना, एट द लास्ट ईयर ऑफ योर एन्युटी। सेकंड लिमिटेशन लिखना, फॉर अप्लाइंग दिस फॉर्मूला we need consistency in years and consistency in amount. अयो भी समझ आ रहा है कि 1 से 5 या बीच में आप 3 गायब कर दो तो फॉर्मूला बोलेगा नहीं होगा। ठीक है, आप 1000 है, बीच में 1200 कर दो या 800 कर दो तो फॉर्मूला मना कर दो। तो एकदम क्लियर है आपका। सो नाउ वी हैव टू अप्लाई दिस फॉर्मूला टू गेट एफवीए निकालने के लिए फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, राइट? चलो लिखना आप लोग, कैलकुलेट एग्जाम्पल। कैलकुलेट फ्यूचर वैल्यू ऑफ ₹5,000 receivable at the end of every year for next 7 years. Calculate the future value of ₹5,000 receivable at the end of every year for next 7 years at t is equal to 7. वैल्यू कहां पे चाहिए मुझे? 7 पे। आप 8 पे मांगते तो चलता भी नहीं, ठीक है? फिर आपको मतलब आ सकता है, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है, बट उसके लिए थोड़ा और अलग मेहनत करना पड़ेगा। बट t इज इक्वल टू 7 पे चाहिए और आपका एन्युटी साथ ही है। मतलब ये क्या हो रहा है, अगर मेरे को थोड़ा प्रॉपर प्रेजेंटेशन करना हो तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6 एंड 7 एवरी ईयर आपके 5-5 हजार रुपए है। ऐसा ही हुआ ना? कितने साल तक है? 7 साल तक। और यहाँ पे लिखने ना, रेट लिखने ना, रेट इक्वल टू 12%। रेट कितना है? 12%। और मेरे को वैल्यू कहां पे चाहिए? मैंने बहुत प्रिसाइजली बोला कि t इज इक्वल टू, ये परफेक्ट कंडीशन है टू अप्लाई योर फॉर्मूला। ठीक है, ये इसी कंडीशन में फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है। तो एक बार निकालो चलो वैल्यू बाय यूजिंग फॉर्मूला। इंडिविजुअल मत करना, फॉर्मूला से आप निकालो। चलो जो लोग ऑनलाइन है, मेक श्योर यू आर कैलकुलेटिंग दिस अमाउंट।
परफेक्ट है ना 50,445। अगर है ना सी मेरे को जनरली मैं आपको पहले भी बोल रहा था कि इसमें कैलकुलेटिव एरर हो ही सकता है। हुआ ना? क्या करना फैन बंद करना? हाँ चलो देखो। ओके सो एन्युटी इज 5,000 और 1 + i आपका क्या था 1.12 रेस टू 7 ना -1 होल डिवाइडेड बाय 0.12। क्लियर है ये? ओके सो मैं ये वाला जो फैक्टर है ना मल्टीप्लाई के बाद वाला, आप ये ध्यान रखना कि बहुत बार बोला मैंने कि ये वाला पोर्शन आप सॉल्व करो, देन जो आंसर आता है उसको मल्टीप्लाई करो 5,000। बीच में आप अगर 5,000 को लेके मल्टीप्लाई आप करके देखना एक बार, आपको आइडिया आएगा। ठीक है, आप वो हो सकता है बट उसके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग कंट्रोल चाहिए आपके मैथमेटिक्स पे। कुछ लोग कर भी पाएंगे, ऐसा कुछ बड़ी बात नहीं है, बट वो प्रॉब्लमेटिक ही है। सो 5,000 1.12 रेज़ टू 7 2.06 -1 whole divided by 0.12. So 5,000 into 10.089। ठीक है, दैट इज इनफ, इतना इनफ है। तीन डेसिमल मतलब पहले क्या होगा 1.2106 होल डिवाइडेड बाय 0.12 ना, इस तरीके से होगा। बोलो आंसर 50,445 और 446। क्लियर है ये? अब ना इसी सम में आप ध्यान से देखना, मैं आपको ये बोलूं, चलो एक और सम लिखवाता हूं मैं, एक काम करो, ये आपका आंसर आ रहा है सबका? ओके चलो नेक्स्ट सम देखो। जो लोग यहाँ हो ना अहमदाबाद में, आप आ जाओ क्लासरूम में। ये आप ये स्ट्रीमलाइन होगा ना तो आपसे पूछा जाएगा इस बार दैट यू वांट टू अटेंड फिजिकल क्लास और जूम लाइव, दोनों ऑप्शन नहीं होंगे, वो गारंटी है। वो इमरजेंसी में ही जूम लाइव वाला ऑप्शन होगा। कल लेक्चर है आपका? है शेड्यूल दिया मतलब? हाँ आज कल होगा, मोस्ट लाइकली होगा। संडे को नहीं होगा? वो सांस लेने का टाइम है, ऐसा है। वो लेटर पार्ट में फिर संडे स्टार्ट होगा। चलो कैलकुलेट फ्यूचर वैल्यू। अब ना एफबीए लिखे ना तो आपको पता होना चाहिए कि क्या पूछ रहे हैं। एफबीए मींस एक एन्युटी होगा, उसका वैल्यू चाहिए मुझे एट द एंड ऑफ द लास्ट एन्युटी, राइट? तो कैलकुलेट एफबीए ऑफ रुपीज 10,000 receivable at the end of every year for 3 years. ओके एफबीए बोला है तो बाय डिफॉल्ट आंसर कहाँ पे चाहिए? थर्ड ईयर के एंड पे ही चाहिए। या तो लिखना हो तो लिख देते एट टी इज इक्वल टू 3, रेट आप लिख लो, रेट इक्वल टू 10%। तो ये तो सिंपल है, 3 साल का ही है इस बार। 0 1 2 and 3 amount is what? 10,000 and 10,000. So compound this for 2 years, compound this for 1 year and keep that number as it is. ठीक है, या तो अपना क्या होगा फॉर्मूला, थर्टी 33,000
100 आ रहा है ये? Yes, sir. एक बार देखना आप ध्यान से, यहाँ पे 33,100 आ रहा है सबका। Yes. ओके, आपको ये पता चल रहा होगा कि ये आंसर मेरे को कहाँ मिला है, t इज इक्वल टू 3 पे। मतलब क्या हुआ कि ये जो फॉर्मूला था ना, उसने बैकग्राउंड में क्या करा है, बैकग्राउंड में ये 1 पे है उसको 2 साल कंपाउंडिंग करा है, ये 2 पे है उसको 1 साल कंपाउंडिंग करा है, और उसको एज इट इज रखा है। बैकग्राउंड में फॉर्मूला ने जो भी सिस्टम लगाया है वो यही आंसर आया है, राइट। अब एक बार ध्यान से सुनना आप लोग, इसी सम में अगर मैं आपको ये बोलता कि आई वांट टू कैलकुलेट दिस फ्यूचर वैल्यू एट t इज इक्वल टू 5, ये 3 साल का है, पहले साल पे 10,000, दूसरे साल पे 10,000 और तीसरे साल पे 10,000, बट आंसर मेरे को t इज इक्वल टू 3 पे नहीं चाहिए, कहां पे चाहिए, t इज इक्वल टू 5 पे। तो इसको सॉल्व करने के लिए दो सिस्टम है, एक तो इंडिविजुअली उठा के भेजो आगे, इंडिविजुअली ध्यान देना आप लोग, यहाँ पे आप आंसर करना, ये जो t इज इक्वल टू 1 पे 10,000 है, मुझे वैल्यू कहाँ चाहिए, 3 पे चाहिए कि 5 पे, 5 पे। तो इसको कितने साल आगे भेजना पड़ेगा, 4 साल। तो इसका अगर मुझे फ्यूचर वैल्यू निकालना हो तो 10,000 इंटू रेट इज 1.10 रेस टू 4। अब 1 पे है, 5 पे भेजना है, और कोई लाइटली नहीं लिया इसको, ये जो कैश फ्लो को आपको आगे पीछे भेजने का जो सिस्टम है ना, उस पे बहुत स्ट्रॉन्ग कमांड चाहिए अपने आगे बढ़ते हुए, ठीक है। तो ये आपको बहुत क्लैरिटी से समझ में आना चाहिए। कोई कंफ्यूज रहता है, सर 4 कहां से लाए, वो 5 है, तो वो 1 पे है और 5 पे भेजना है, तो 4 ही कंपाउंडिंग है, राइट। सो बोलो आंसर इसका कितना, नहीं 40,000 नहीं हो जाएगा, 14 हो गए, 14,641। ये जो 2 पे है उसको आगे भेजे अपने, तो 10,000 इंटू 1.10 रेस टू 3 होगा ना, 3 आगे भेजना, 13,310। फिर एफ बी ये जो 3 पे है उसको 5 पे भेजना है, तो 2 साल आगे भेजना पड़ेगा, तो 10,000 इंटू 1.10 रेस टू 2, 12,100। अब तीनों का टोटल करो, ये 4,005। ओके, एक ये तरीका हो गया जो एकदम सिंपल है, सिंपल एफपी करना है, एक एक को पकड़ के आपने जहां पहुंचना था ना वहां पहुंचा दिया, राइट। दूसरा, अगर इसी सम को सॉल्व करना है ना, सो ये आपका क्या है, ध्यान से देखना, ये एन्युटी तो है, बट इसको एन्युटी से सॉल्व इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि ये आंसर 3 पे देगा, बट हमको 5 पे चाहिए। तो एक बार 3 पे तो ला दे अपने, तो 3 पे लाने पे आंसर कितना आया था, 33,100। अब ध्यान से देखना, ये 1 2 3, ये जो 10-10 हजार थे, उन सबको फॉर्मूला के हेल्प से आप लेके आए 33,100 एट t इज इक्वल टू 3। ये तीनों का टोटल है, और तीनों का टोटल सिंपल टोटल नहीं किया है, इसको कंपाउंड करते हुए टोटल करा है, और कहाँ पहुंचा दिया तीनों को, इसने इसको यहाँ पहुंचा दिया, इसने यहाँ पहुंचा दिया ये अमाउंट को, और ये अमाउंट यहाँ की यहाँ है थर्ड वाली, बट एक्चुअली अपने को पहुंचना था कहाँ पे, 5 पे। तो अब यहाँ से ये 5 कितना कितना साल दूर है, 2 साल, और सिर्फ एक अमाउंट को पहुंचाना था कि सबको वहां पहुंचाना था, सबको वहां पहुंचाना है, और 33,100 इज टोटल ऑफ एवरीथिंग, टोटल ऑफ ऑल 3 कैश फ्लो। तो अब आप एक काम करो, सिंपल फ्यूचर वैल्यू लगाते हैं, फ्यूचर वैल्यू में प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 प्लस आई रेस टू एन। मान लो आप यहाँ पहुंच गए थर्ड ईयर के एंड पे, तो थर्ड ईयर के एंड पे आपको 33,100 तो है ही, वो तीनों का टोटल ही है, और तीनों का कंपाउंडेड वैल्यू का टोटल है। अब 2 साल का और कंपाउंडिंग करो, तो 33,100 1.10 रेस टू 2, 2 साल आगे भेजना है ना, सो 33,000 और 2 साल का फैक्टर बोलो 1.21, मल्टीप्लाई करके आंसर बोलो 40,051। ये रहा आपका आंसर, जो आपने इंडिविजुअली निकाला था वैसे, या फॉर्मूला लगा के निकालो, समझ में आ रहा है। अब किसी को ये लगेगा कि सर ये ज्यादा लेंदी हो गया, ठीक है, कि पहले फॉर्मूला से लाओ फिर 2 साल आगे भेजो, तो 2 कैलकुलेशन तो करना ही है, इससे बेटर है कि तीनों को इंडिविजुअली भेज दे। मैं बोल रहा हूँ 3 है तो ठीक है, मान लो 12 एन्युटी है तो 1 to 12
और फिर बोला है कैलकुलेट द वैल्यू एट द एंड ऑफ 15, तो आपको 12 बार आगे भेजना पड़ेगा। इससे बेटर क्या एन्युटी निकालो, एन्युटी 12 पे आ जाएगा, 3 साल आगे कंपाउंडिंग करो। समझ में आ रहा है? सो दोनों तरीके से, वैसे तो इंडिविजुअल तो आएगा ही ऑब्वियस है, बट इसका कंपाउंडेड वैल्यू कहाँ पे मिलेगा, सिर्फ फॉर्मूला बड़ी बात नहीं है, कैलसी भी अभी करेंगे वो भी बड़ी बात नहीं है, लिमिटेशन जो फॉर्मूला का है ना वो इंपॉर्टेंट है। इट विल गिव यू आंसर एट द एंड ऑफ द लास्ट एन्युटी, प्लस वी नीड कंसिस्टेंसी इन कैश फ्लो एंड ईयर्स, देन यू कैन अप्लाई दिस फॉर्मूला, अदरवाइज यू कैन नॉट अप्लाई दिस। ठीक है, वापिस से बोल रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट है ना ज्यादा। आप बोलो फॉर्मूला आ गया चीजें खत्म हो गई, वो नहीं चलेगा। वो टेस्ट इसी में करेंगे आपको कि एन्युटी दे दिया है और बोला कैलकुलेट द वैल्यू एट 6, 5 एन्युटी दिया है, आपने आंसर निकाला, आपको लगा कि परफेक्ट है, परफेक्ट नहीं है, 1 साल और आगे कंपाउंडिंग करना पड़ेगा, क्योंकि एन्युटी क्या था 5 था। क्लियर है ये? वो भी मतलब वही हो गया ना, अल्टीमेटली तो वही हो गया। 1.1 से आप 2 बार प्लस प्लस करोगे, दैट इज द सेम इफेक्ट। बट वो भी क्या है कि 2 साल भेजा तो तू +10 ऐसे कर देगा, 6 साल आगे भेजना है तो उससे बेटर है कि फैक्टर बना दे अपनी। राइट, चलो कोई कंफ्यूजन है किसी को, कुछ भी, कोई भी ऐसा रैंडम थॉट आ रहा हो कि सर ऐसा हो तो क्या करेंगे, आ रहा है थॉट? क्या रहे? आपने फर्स्ट लिमिटेशन तो बोली ना, तो प्रॉपर्ली अपने अमाउंट भी चाहिए ना, वो नहीं होता। सपोज 5 पे अपने फाइंड आउट करना है, तो तभी अपने ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। हाँ, नहीं तभी कर सकते हैं सब। सी ये एन्युटी कितनी है, 3 है ना, ये फॉर्मूला आपको यहाँ पे आंसर दे देगा। लास्ट ईयर एन्युटी के लास्ट एन्युटी है वहां पे, अगर आपको उसके आगे पीछे आंसर चाहिए तो फिर आपको अलग से सिस्टम लगाना पड़ेगा। एक बार वहां आंसर दे देगा, फिर आप उसको पीछे लेके जाओ, आगे लेके जाओ, तो सिंपल है। इक्वल अमाउंट एट द एंड ऑफ रिसीवेबल और पेएबल एट द एंड ऑफ एवरी ईयर। ले ही सकते ना, क्या मना कर रहा हूँ, बट 5 एन्युटी थोड़ी है, 3 है, पर आंसर आपको 5 पे चाहिए। बट मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि अमाउंट कांस्टेंट है, वो उसका सेकंड लिमिटेशन है। फर्स्ट लिमिटेशन क्या है कि आप इससे जो फॉर्मूला लगाओगे ना, तो ये जो पहला है उसको वो 2 साल का कंपाउंडिंग करके देगा। 2 साल क्यों? क्योंकि आपका लास्ट एन्युटी कहाँ है, 3rd ईयर पे, तो वो 2 साल का ही आपको 5वें साल पे पहुंचाना है ना, तो वो फॉर्मूला का लिमिटेशन है, फॉर्मूला मना करेगा, आप अलग से करना पड़ेगा उसको। नहीं आई रख रहे हैं ना वहाँ पे, तो नहीं आ रहा फॉर्मूला। मैंने बोला रखने को नहीं क्यों आएगा, मैं आपको बोलूं, आप सुनो ध्यान से। द मोमेंट यू आर कीपिंग 5 एन्युटी, n इज इक्वल टू 5 रखोगे ना, तो वो इंटरनली एन्युटी को 5 मान लेगा। 3 एन्युटी एक 10-10 हजार है ना, उसकी जगह वो 5 एन्युटी मान लेगा, 5-10-10 हजार, 50 5 बार 50,000। समझ में आ रहा है ना? तो वो तो फॉर्मूला का जो सिस्टम है वो तो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा ना। आप फिर तो लिमिटेशन ही नहीं हुआ। फिर मेरे को 3 एन्युटी है, बोले 30वें साल पे चाहिए, तो आप रेस टू 30 करो। क्या रेस टू 30 करो, वो 30 एन्युटी मान लेगा, 3 एन्युटी है। समझ में आ रहा है? सो n इज इक्वल टू नंबर ऑफ ईयर्स है ही नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ n इज इक्वल टू नंबर ऑफ एन्युटी है। मैंने वो पहले बोला ना कि n इज इक्वल टू नंबर ऑफ ईयर्स और नंबर ऑफ एन्युटी। नंबर ऑफ एन्युटी कितनी एन्युटी है, 3, तो आप 5 मान ही नहीं सकते। आपको 5वें आंसर चाहिए, ये आपका प्रॉब्लम है। आपको तीसरे पे आंसर मिलेगा फॉर्मूला से, फिर 2 साल आगे भेजो आप इंडिविजुअल लेके। क्लियर है ना ये? चलो नेक्स्ट देखना आप। हाँ, नंबर ऑफ इयर्स अगर होता तो फिर बात खत्म है, नंबर ऑफ एन्युटी है उसमें फॉर्मूला में। ठीक है, आई डोंट थिंक ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है, एकदम सिंपल है। आप, मैंने बोला कि आपको कि आंसर कहाँ मिलेगा, जहाँ पे आपका लास्ट एन्युटी खत्म हो रहा है, दैट्स इट। उससे आगे पीछे कहीं आंसर नहीं मिलेगा। आपको चाहिए तो इसको इंडिविजुअल कैश फ्लो की तरह आगे पीछे लेके जाना पड़ेगा। ठीक है, ये अगेन है ना, एफएम पढ़ते ना, एफएम, ये आप ध्यान से देखना। मैं है ना 2 कैटेगरी के स्टूडेंट होते हैं इसमें। एक ये ना, उनको बहुत एकदम सिंपल लगता है कि इससे, क्योंकि ना ये मार्केट का गेम है, शेयर मार्केट का। आप इवेंचुअली आप कनेक्ट कर पाओगे कि अल्टीमेटली चीज है ड्रॉ होगी टूवर्ड शेयर मार्केट। क्लियर है? तो आप शेयर मार्केट में भी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको बहुत कंट्रोल रहता है चीजों पे, और बहुत सारे ऐसे होंगे कि बाकी सब समझ आएगा, ये नहीं आएगा समझ में। तो एफएम में ऐसे कैटेगरी के लोग हैं, तभी मैं ना स्लो बोल रहा हूँ, क्योंकि ना मैं जब पढ़ता था
मेरे को याद है फाइनल में मेरे पास में लोग बैठे हैं एंड नेक्स्ट अटेम्प्ट में मोस्ट लाइकली दे विल क्लियर, ऐसा सिनारियो था एंड दे आर नॉट अवेयर अबाउट दैट कि एफबीए का आंसर कहाँ मिलता है। समझ में आ रहा है कि मैंने आपको जो अभी बोला ना वो अवेयरनेस नहीं था उस टाइम उनको, दैट इज द रियलिटी। हाँ, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली एट दैट टाइम एफएम से फाइनल में आता था, तो फाइनल में आके टीवीएम पहले पढ़ते थे और टीवीएम पढ़ना स्टार्ट किया और जो सर पढ़ा रहे थे ना ही वाज सीएफए, तो उनका ना एक लेवल ऊपर ऑपरेट करते थे कि ये तो बहुत इजी, एक्चुअली बहुत इजी है, बट वो क्या है कि हर एक का लेवल अलग अलग होता है, तो आपको स्लो होके पढ़ाना चाहिए। स्पेसिफिकली टीवीएम में ना सबसे ज्यादा टाइम लेते हैं अपने, और वो उसी का रीजन है बिकॉज आगे पूरी बिल्डिंग उस पर ही बननी है कि आपको टीवीएम में बहुत स्ट्रॉन्ग कंट्रोल चाहिए कि आंसर कहाँ मिलेगा, क्योंकि ना डेटा बहुत ट्विस्ट करके आता है, फिर आपको ये पता ना हो कि आंसर कहाँ मिल रहा है, तो आप गलत फॉर्मूला लगा के कंप्लीट करोगे, राइट। नेक्स्ट स्टेप जो है ना वो है कैलसी से यूज करना, बट बिफोर दैट एक चीज और कंप्लीट करते हैं। इवन अपने पास 7 मिनट्स है बट फिर भी कर पाएंगे, आप ध्यान देना। चलो, जैसे आपने ये वाला डिस्कशन अपने कर रहे थे, राइट। एक काम करो, अपने ना थोड़ा और प्रॉपर नंबर ले लेते हैं। ओके, ये 1000 है, आई इज इक्वल टू 10 रखते हैं, ये भी 1000 है, ये भी 1000 है और ये 1000 है और एक आपने ना इसका एफबीए निकाला था, इंडिविजुअली भी निकाला था आपने ने। चलो ये वैल्यू देखो, ये 1000 थी, ये 1100 है, ये ना मेरे पास ये अपने निकाला हुआ है, देखो 1000, 1100, 1210, देन 1331, यस यही था ना, और लास्ट में या 14164, यस 1464, और आपने टोटल भी निकाला था 6105। फिर मैंने आपको फॉर्मूला बोला एफबीए का, एफबीए का फॉर्मूला था a इंटू 1 प्लस आई रेस टू n माइनस 1 अपॉन आई। तो वो क्या है कि सब एक जगह पे सीधा आंसर आ जाएगा। अब है ना मुझे ये सब आंसर जीरो पे चाहिए, कहाँ पे चाहिए, जीरो पे। तो ये जो कंपाउंडिंग करा उसकी जगह क्या होगा आपका डिस्काउंटिंग, और वो भी अपने को आता है जो लास्ट क्लास में अपने डिस्कस कर रहे थे, आता ही है ना। ये 1000 है जो 1 पे है, आपको उसको 0 पे लाना है, तो उसका आंसर कैसे होगा, ध्यान देना, पीवी इज इक्वल टू एफ वी अपॉन 1 प्लस आई रेस टू 1। आई होप समझ आ रहा है, रेस टू 1 ही होगा ना, 1 क्योंकि एक पे है, 0 पे लाना है, बोलो वैल्यू 909.09। इसको 2 साल डिस्काउंट करना पड़ेगा, करो तो एफ वी इज इक्वल टू 1000 डिवाइडेड बाय 1.10 रेस टू 2, 2 साल डिस्काउंटिंग 826.44। ये जो है उसको 3 साल डिस्काउंटिंग करना पड़ेगा 751.31। इसको 4 साल करना पड़ेगा ना, 4 साल मतलब पीवी इज इक्वल टू एफ वी 1 प्लस आई रेस टू 4, 4 साल डिस्काउंटिंग। क्या बोला आपने, 683.01। और ये जो है एक्चुअली उसमें क्या था, लास्ट वाले कैश फ्लो को कुछ करना ही नहीं पड़ रहा था क्योंकि मेरे को 5 में चाहिए, अब आंसर 0 पे चाहिए मुझे, तो कितना रहा 620.92। टोटल ऑल दिस 5 नंबर, पांचों के पांचों का टोटल करो। थ्री 7.68, चलो 3791 तक आ रहा है, राइट। ये भी आंसर आपने इंडिविजुअली निकाला, बट वी कैन यूज द फॉर्मूला फॉर द सेम। उसको फॉर्मूला को कहते हैं पीवीए, क्या कहते हैं अपने, पीवीए। उसका फॉर्मूला है ए 1 प्लस आई रेस टू n माइनस 1 अपॉन आई इंटू 1 प्लस आई रेस टू n। थोड़ा फॉर्मूला इंक्रीज हुआ, बहुत सिंपल है, अगर आपको एफईए का आता है ना तो ये आ ही जाएगा, कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं है। एक बार इसको सॉल्व करते हैं, ध्यान देना। तो ए मीन्स एन्युटी, एन्युटी कितना है आपका 1000, 1 प्लस आई मतलब 1.10,
n is equal to number of annuity, that is what 5 minus 1 whole divided by 0.10. अब है ना ये टर्म नया है, ध्यान से देखो तो यही नया है, बाकी तो एफवीए का ही फॉर्मूला है ना। तो ये क्या है 1 प्लस आई मतलब 1.10 रेस टू y. ओके सो 1000 1.10 रेस टू 5 वाला नंबर बोलो 1.6105 minus 1 whole divided by 0.10 into 1.6105. यही हुआ ना, ये 1.10 रेस टू 5 तो इसका रेप्लिकेशन ही है सेम। चलो 1000, अब ध्यान देना ध्यान से 1.6105 minus 1 it is what 0.6105 whole divided by 0.10 into 1.6105 क्या आ रहा है 105। 4 डेसिमल तक भी चलेगा बट मैंने 5 रख दिया। सब लोग करना कैलकुलेट करना, मैं ऐसा बोल रहा हूँ, बाईपास में नहीं कर सकते अपने इसको। सो 1000 इंटू करो 0.6105 डिवाइडेड बाय दिस 3.79 79 क्या आ रहा है 07, तो मल्टीप्लाई करके बोलो 37991 कर देते राउंड ऑफ। ये आपने निकाला था ना 3791, वही आ गया। क्लियर है? सो इफ यू अगेन इसकी भी लिमिटेशन है। दो पहला लिमिटेशन क्या है ध्यान देना आप लोग कि इसका वो एफपीए का पहला लिमिटेशन क्या था कि वो आपको आंसर प्रोवाइड करता है जहां पे आपका लास्ट एन्युटी है। ये आपको आंसर प्रोवाइड करता है जहां से आपका एन्युटी स्टार्ट होता है उसके प्रीवियस ईयर में। वापस से रिपीट कर रहा हूँ, ये एन्युटी कहां से स्टार्ट हो रहा है, 0 से कि फर्स्ट से? फर्स्ट से। तो ये आपको आंसर देगा 0 पे। अगर मान लो आपका एन्युटी 5th ईयर से स्टार्ट हो रहा है तो ये आपको आंसर कहां देगा 4th पे। प्रीवियस ईयर ऑफ योर फर्स्ट एन्युटी, नॉट एट प्रीवियस ईयर, सॉरी फर्स्ट एन्युटी, इट इज अ प्रीवियस ईयर ऑफ योर फर्स्ट एन्युटी। समझ में आ रहा ना ये दोनों में डिफरेंस? वहां पे क्या था कि जहां पे एन्युटी खत्म हो रहा है वहीं पे आंसर है, यहाँ पे जहां से एन्युटी स्टार्ट हो रहा है उसके प्रीवियस ईयर में आपको आंसर मिलेगा। दैट इज द फर्स्ट लिमिटेशन। एंड सेकंड लिमिटेशन इज कांस्टेंट, कि आपको अमाउंट कांस्टेंट चाहिए और ईयर्स भी कांस्टेंट चाहिए। बीच में से 1 साल गायब करोगे तो ये फॉर्मूला नहीं चलेगा, राइट? तो एक बार लिख लो अपने, बाकी इसका प्रैक्टिस तो करना ही अपने को बाद में। फिर मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ, उसका आंसर करना। पहले ये पीवीए लिख लो। पीवीए मींस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी। ओके, ए मींस वो लिख लेना आप लोग। वैसे तो लिखा आपने ना, वो पहले लिखा ना ऊपर, तो चलेगा, वही है, रिपीट लिखने की जरूरत नहीं है। अब ना ध्यान से सुनना आप लोग, एक बार आपको क्लैरिटी होगा। वैसे तो आप लोग वापस कल रिविजिट करेंगे, मतलब जब भी नेक्स्ट लेक्चर होगा ये पीवीए को। बट आप ध्यान से देखना, सपोज मार्केट में इंटरेस्ट रेट जो चल रहा है ना, हम लोग ये जो रेट यूज कर रहे हैं ना डिस्काउंटिंग और कंपाउंडिंग के लिए, एक्चुअली ये मैंने बोलने को बोल दिया है कि एफडी से आता है, ये बहुत मेहनत करने के बाद मिलता है, ठीक है, बट वो अभी सिखा ही नहीं रहे आपको हाउ एग्जैक्टली यू विल गेट डिस्काउंटिंग रेट। वो आगे के चैप्टर में आएगा, जैसे आप कॉस्ट ऑफ कैपिटल पढ़ोगे ना तो वो आएगा आगे, राइट? तो अभी के लिए आप ध्यान देना, अपने वो डिस्कशन ही नहीं किया है रेट कहाँ से आया। मान लो रेट चल रहा है 10% और आपको मैं 3 चॉइस देता हूँ कि आज आप ले लो पैसे 3791, आज कितने ले लो 3791, दैट इज योर चॉइस नंबर 1, ठीक है? या एक काम करो, अगले 5 साल तक मैं आपको 1,000 रुपए देता हूं, दैट इज योर चॉइस नंबर 2। पहला क्या बोला, आज 3791 लो, बात खत्म करो।
या अगले 5 साल तक हर साल मैं आपको 1,000 रुपए दूंगा, दैट इज ऑप्शन नंबर 2। एंड थर्ड ऑप्शन ये है कि एक काम करो 5वें साल के एंड पे 6105 ले लो। तीसरा ऑप्शन ये है, क्या बेटर है? तीनों सेम है, तीनों सेम है, मैं ये बोल रहा हूँ, प्रोवाइडेड योर रेट इज व्हाट 10। मतलब आई होप कल भी अपने ये डिस्कस कर ही रहे थे ना, 2 ऑप्शन दिए मैंने आपको, ये तीनों सेम है, तीनों सेम ही है, सिर्फ नंबर अलग है। आप अकाउंट कॉस्टिंग में बैठे हो तो आपको एक 3791 दिखेगा, एक 5000 दिखेगा, एक 1000 5 बार, और एक 6105 अलग दिखेगा, बट फाइनेंस में तीनों का वैल्यू और तीनों का रिस्पेक्ट सेम है। प्रोवाइडेड मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि रेट क्या चल रहा है 10। रेट अगर बदला तो चीजें बदल जाएंगी। और आगे जाके अपने को ये भी सीखना है कि कोई भी कैश फ्लो, सी व्हाट इज द यूज ऑफ पीवीएम टू डू वैल्यूएशन। कोई भी एसेट का वैल्यू, कोई भी इंडिविजुअल का वैल्यू, वो वैल्यूएशन करने के लिए रेट कैसे आता है ना, वो आगे जाके आप सीखोगे, अभी वो पोर्शन अपना साइलेंट है, राइट। दूसरा एंड लास्ट चीज ध्यान से देखना, अगर ये तीनों चीजें सेम है तो ये कैश फ्लो कहां पे है? T इज इक्वल टू 5 पे। एक्चुअली ये आया कहां से पता है? ये सबको आपने 5वें पे पहुंचा दिया है, ठीक है। अब मुझे ये सब चाहिए कहां पे? 0 पे। बात तो वो 1,000 की चल रही है ना, कुछ नया थोड़े लाया अपने बीच में। तो एफबीए क्या करता है? एफबीए सारी वैल्यू T इज इक्वल टू 5 पे पहुंचाता है। T इज इक्वल टू 5 नहीं बोलना चाहिए, जनरल मतलब स्पेसिफिक हो जाएगा। एनयूटी के एंड पे पहुंचाता है, अपने केस में 5 पे। अब पीवीए को क्या चाहिए? सारे वैल्यू चाहिए T इज इक्वल टू 0 पे। सो आपने क्या किया, एक एक को पकड़ के लाए। इससे बेटर क्या था कि ये 61, आप सिंगल कैश फ्लो का पीवी कर सकते हैं ना। सिंगल कैश फ्लो का पीवी का फॉर्मूला क्या है? FV अपॉन 1 प्लस आई रेज टू एन। अब आपका जो FV है, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी, वो कितना है? 6105। वो सिंगल हो गया। एक्चुअली वो 5000, 1,000 का क्यूमुलेटिव वैल्यू है, बट नाउ इट इज सिंगल वैल्यू। वो कहां पहुंचा दिया है? 5 पे। मेरे को वही आंसर 0 पे चाहिए, मतलब सारे कैश फ्लो को आपने 5 पे पहुंचाया ना, अब मेरे को सारे कैश फ्लो को 0 पे पहुंचाना है। तो एक एक के पकड़ के लाए, इससे बेटर है कि 5 पे पड़ा है ना सारा एक साथ, उसको 0 पे लाते हैं। तो इसको 1.10 रेस टू, रेट 10 ही चल रहा है, रेस टू 5। आप करो 6105 को, अब स्ट्रेट अवे इसका क्या फैक्टर आ रहा है? 1.10 को डायरेक्ट करा होगा आपने, क्या आ रहा है? 37, मतलब वो कैलसी से करा होगा 1.6105, तो 3791 यही आ रहा है जो आपका आंसर आया था। समझ में आ रहा है? तो अगेन अगर आपको इंडिविजुअली पीवी करना था ना, तो आप सीधा इसका उठा के आप 0 पे ला दो 5 साल, तो भी हो ही जाएगा। इनफैक्ट पीवीए का जो फॉर्मूला है ना, पीवीए का फॉर्मूला वो एफवीए से ही बना है। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एफवीए? 1 प्लस ए इंटू 1 प्लस आई रेस टू एन माइनस 1 अपॉन आई। ये क्या फॉर्मूला आया? एफवीए का। और एफवीए का आंसर कहां पे होगा? T इज इक्वल टू 5। सो अगर मेरे को नॉर्मल पीवी करना है तो एफवीए आपको T इज इक्वल टू 5 पे देगा, उसको डिवाइड बाय क्या करना पड़ेगा? 1 प्लस आई रेस टू एन। अगर ये करते हैं तो अपने पीवी आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला में ये एक ही टर्म तो ऐड हुआ है, कौन सा वाला? कि आप डिवाइड में एक और टर्म ऐड कर दो 1 प्लस आई रेस टू एन। तो ये आंसर हमको कहाँ मिले? सीधा 0 पे, है ना। ये आप ध्यान से देखोगे ना, ये वाला फॉर्मूला जो है ये एफवीए का फॉर्मूला है। एफवीए विल गिव यू आंसर एट 5, मुझे 0 पे चाहिए, तो उसी फॉर्मूला में मैंने क्या कर दिया? 1 प्लस आई रेस टू एन करके 0 पे ला दिया। क्लियर है? चलो नेक्स्ट लेक्चर में विल डिस्कस मोर सम ऑन पीवीए, ठीक है। फिर कॉम्बिनेशन भी आता है, सिंगल कैश फ्लो एन्युटी का कॉम्बिनेशन। फिर एक लास्ट टर्म है दैट इज परपेचुटी, ठीक है। परपेचुटी में भी 2 तरीके का होता है, एक नॉर्मल और एक ग्रोइंग। तो वो कंप्लीट कर दे। टीवीएम कंप्लीटेड है, बेसिक डिस्कशन, सम करना वो अलग बात है। इसका लिमिटेशन लिखना बाकी रह गया, वो मैं लिखवाता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में, याद करो ना आप लोग। डन, चलो।